हाँ जी। तो ज़िंदगी में लेनी है हमें, नो टेंशन, करेंगे नो ड्रामा। करेंगे क्या, हरे कृष्णा हरे रामा। तो फाइनली आज जो है आप लोगों के लिए मैं आईसीआई के जो भी ये डीटी टेस्ट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज थे उनको मैं कंपाइल कर चुका हूँ। आज अपन बेसिकली जो है सारे एमसीक्यूज करेंगे, इंडिविजुअल एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको केस स्टडी एमसीक्यूज भी करा दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस जस्ट जंप इनटू द टॉपिक। देखो सबसे पहला एमसीक्यू क्या दे रखा है कि म्यूजिक कंपनी एज पर इट्स रूल pays a fixed honorarium per concert to each musician performing in the concerts organized by it। एक म्यूजिक एकेडमी है, वो क्या करती है, पैसा देती है किसको, म्यूजिशियन को पैसा देती है। अच्छा, हरी एक वॉयलिनिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द सम। वो ये बोलता है कि ये जो पैसा है ना आप डायरेक्टली किसको दे दो, ये पैसा जो है डायरेक्टली किसी एक संस्था को दे दो, एडस को दे दो। तो एक संस्था को दे दो एज एन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर एंड नीडी इन द रूरल एरिया, व्हाट वुड बी द टैक्स कंसिक्वेंस। तो बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। भाई मैंने इनकम कमाई और मैंने इनकम कमा के क्या करा, किसी को जो है क्या करा, डोनेट कर दिया। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी। इसका मतलब एक तरह का ये हो गया ना कि भाई आपने इनकम कमाई और आपने जो है इनकम से शर्ट खरीद ली। अब सरकार से ये तो नहीं कह सकते ना कि देखो मैंने इनकम कमाई थी, मैंने शर्ट खरीद ली, तो जो है ये मेरी इनकम नहीं होगी, मैं इस पर टैक्स नहीं पे करूंगा। आपने इनकम कमाई तो ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, फिर उसको क्या करो आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस केस में वही हो रहा है, ये जो कौन है मिस्टर हरी है, इसने पैसा डायरेक्टली लेने की वजह क्या करा, डायरेक्टली पैसा किसको दिला दिया, संस्था को दिला दिया। तो इसके हाथ में इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर मैं अपने पास जो है क्या करता है, इनकम को डायरेक्टली लेता तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होती, फिर मैंने क्या करा, डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट के हाथ में क्या हो जाएगी, वो भी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, दोनों के हाथ में, दोनों हाथ में क्या होगा, दोनों के हाथ में जो है अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो अमाउंट पेबल टू संस्था वुड बी चार्जेबल टू टैक्स बोथ इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ रखा है, जो भी उसके डोनेशन होते हैं वो उसकी इनकम होती है, 15% फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है, बाकी उसको जो है क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जो भी उसकी बैलेंस इनकम बच जाती है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का कंसेप्ट है, राइट। फिर देखो क्या रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 के प्रीवियस ईयर में आकाश की क्या है, 80 लाख की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है। देखो 80 लाख का क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है जो 111 ए का है। 70 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 ए का। फिर देखो आगे क्या बता रखा है, बिजनेस इनकम बता रखी है 90 लाख की। बिजनेस इनकम हमें दे रखी है 90 लाख की। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई सरचार्ज कितना लगेगा, तो टोटल कितनी होगी, टोटल इनकम हो गई मेरी 2.4 करोड़। टोटल इनकम हो गई मेरी 2.4 करोड़, और ये कह रहा है कि अज्यूमिंग कि हम क्या करें, टैक्स पे करें डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। तो 115 बीएससी में अपन टैक्स पे करें, आपने सरचार्ज की रेट पर रखी है क्या होती है, हिल 10, 15, 25, 37, ये होती है अपनी नॉर्मल रिजिम में। लेकिन जो बेसिकली 115 होता है उसके अंदर क्या होता है, 25% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ समझ रखी है कि जो अपना ये 112 ए की इनकम होती है और जो डिविडेंड की इनकम होती है उस पर सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अपने को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो 80 + 70 लाख का जो टैक्स बनेगा, 80 + 70 लाख की इनकम पे टैक्स बनेगा, इस पर सरचार्ज कितना लगेगा, 15% लगेगा। अब सवाल आता है जो बैलेंस इनकम बच गई, बैलेंस इनकम बच गई उस पर कितना सरचार्ज लगेगा। तो अपने पढ़ रखा है कि जो बैलेंस इनकम है अगर अप टू 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ तो कितना लगेगा, 15% लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई टोटल इनकम पे जो भी मेरी टोटल इनकम आ रही है, 80 + 70 + 90, सब पे मैं क्या करूंगा, 15% का सरचार्ज पे करूंगा। लॉजिकली कहानी समझ में आ गई। तो अपने पढ़ रखा है कि जो कैप गेन्स की इनकम होती है 111 ए, 112 ए और डिविडेंड की इनकम, उसमें मैक्सिमम सरचार्ज लगता है कितना, 15%। अच्छा, फिर अपन ये जो बैलेंस इनकम है इस पर सरचार्ज कैसे देखेंगे, तो अपन को ये चेक करना है कि बैलेंस इनकम अप टू 2 करोड़ तक है क्या, बैलेंस इनकम अप टू 2 करोड़ तक है क्या, अगर हाँ तो उस पर क्या करेगा, 15% लगेगा। तो अपन को ये पता चल गया कि पूरी की पूरी इनकम पे जो है अपने को 15% सरचार्ज लगाना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 10 करोड़ 1 लाख की फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। अच्छा, मुझे बता रखा है प्रीवियस ईयर 21-22 की ग्रॉस रिसीट कितनी है, प्रीवियस ईयर 21-22 की ग्रॉस रिसीट है 260 करोड़। टैक्स लायबिलिटी मुझसे पूछ रहा है, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, राइट। अब देखो इसने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं कर रखा, 10 करोड़ 1 लाख पे 10 करोड़ 1 लाख पे 25% टैक्स लगाया, अपने 12% सरचार्ज लगाया, तो इसका टैक्स बना कितने का, इसका टैक्स बना 2 करोड़ 80 लाख 28 हज़ार का। अच्छा, मैंने 10 करोड़ पे क्या करा, 10 करोड़ पे जो है 25% टैक्स निकाला, प्लस 7% सरचार्ज ऐड करा। तो इधर 7% सरचार्ज क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरी इनकम अप टू 10 करोड़ है, और जैसे ही 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है मेरा सरचार्ज लगता है कितना, 17%, 12%। तो आप देख रहे हो कि भाई 10 करोड़ पे जो मेरा टैक्स बना था वो कितना बना था, 2 करोड़ 67 लाख 50 थाउजेंड का, और 10 करोड़ 1 लाख पे मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 2 करोड़ 80 लाख 28 थाउजेंड का। तो मेरी इनकम जो है, मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ी है। देखो इधर मेरी इनकम बढ़ी है 1 लाख से, मेरी इनकम बढ़ी है 1 लाख से, ये रही। लेकिन मेरा जो टैक्स है, मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, मेरा टैक्स बढ़ गया 12 लाख 78 थाउजेंड से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इन दोनों का जो है मुझे रिलीफ दे दिया जाएगा। तो 12 लाख 78 थाउजेंड माइनस 1 लाख मेरे को रिलीफ कितने की मिल जाएगी, 11 लाख 78 थाउजेंड की मिल जाएगी। तो बेसिकली 2 करोड़ 80 लाख 28 थाउजेंड में से 11 लाख 78 थाउजेंड की मुझे रिलीफ मिल जाएगी। आंसर आएगा आपका 2 करोड़ 68 लाख 50 थाउजेंड प्लस 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 2 करोड़ 79 लाख 24 थाउजेंड, राइट। तो आपको जो पीडीएफ नीचे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे उसमें ये करेक्टेड है, ये फिगर क्या हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया इधर दूसरी जगह। आपको क्या करना है, आपको जो है बी ऑप्शन टिक करना है। बी ऑप्शन क्या है,
2,79,24,000 ईजी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो क्या दे रखा है। आपने जो है कंप्यूटर परचेस करें 10 लाख के 5 अक्टूबर को, और आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो मुझे बताओ, सीधी सी बात है कि भाई आपको डेप्रिसिएशन मिलता है 40% का, लेकिन क्योंकि हमने 180 दिन से कम यूज करा है तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। 10 लाख का 40% कितना होता है? 10 लाख का 40% होता है 4 लाख, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 2 लाख का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मिस्टर अरविंद इंगेज इन द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेड। भाई साहब का टर्नओवर कितना है? 90 लाख का है पिछले साल में। करंट ईयर में इनका टर्नओवर है 2,10,00,000 का। करंट ईयर में भाई ने क्या करा है? सैलरी पे करी है 3 लाख की मिस्टर हरी को, विदाउट रिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब बताओ मुझे कि हरी को मैंने 3 लाख की सैलरी पे करी है। अच्छा, हरी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो अपना डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ये टैक्स पे करेगा कौन? हरी। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? 3 लाख होती है। इसका मतलब ये कि भाई मैंने 3 लाख की सैलरी पे करी है सामने वाले को, क्या मुझे टीडीएस काटने की जरूरत थी? क्या नहीं काटने की जरूरत थी, क्योंकि उसका तो कुछ टैक्स बनता ही नहीं है। 3 लाख तक की उसकी इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। आगे देखो क्या दे रखा है। मैंने कमीशन पे कर रखा है 51 लाख का मिस्टर राजेश को, रेसन विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। 194 एच में आपको जो है टीडीएस काटना पड़ता है अगर आपने 15,000 से ज्यादा का पेमेंट करा है 5%। बट कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ का टर्नओवर जो है पिछले साल में, इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अपने केस में अगर आप देखोगे, अपने केस में बेसिकली जो है अपना टर्नओवर 90 लाख है पिछले साल का, मतलब 194 एच में तो टीडीएस कटेगा नहीं। लेकिन आपने 194 एम का कंसेप्ट जरूर पढ़ रखा होगा, और 194 एम का कंसेप्ट मुझे क्या बताता है कि भाई 194 सी हो गया, 194 जे हो गया, 194 सी हो गया, 194 जे हो गया, और 194 एच हो गया। इसके केस में देखो, सी एच और जे के केस में अगर आपने जो है एग्रीगेट 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करा है, और अगर आप 194 सी एच और जे में कवर नहीं हो रहे हो, तो आपको जो है 194 एम में टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इधर अपने को 5% टीडीएस काटना था, क्योंकि अपन ने जो है कमीशन का पेमेंट 51 लाख करा है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा का करा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई आपने टीडीएस नहीं काटा, 30% खर्चा आपको डिसलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि अपने रेस्टोरेंट को पेमेंट करा है। तो 51 लाख का 30% हो गया 15,30,000। वेरी इजी। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है। द टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव इंगेज इन द होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस कितना है? 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का मेरा टर्नओवर है। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है। ग्रॉस रिसीट्स ऑफ मिस्टर विशाल इंगेज इन द लीगल प्रोफेशन कितना है? 50 लाख है। तो विशाल की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो कितनी है? 50 लाख की है। आगे देखोगे तो मुझे बता रखा है कि भाई मिस्टर आरव हैज बीन रेगुलरली फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और विशाल क्या कर रहा है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है। अब देखो क्या दे रखा है। आउट ऑफ द टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव, जो 2 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से 1.2 करोड़ हमने जो है ईसीएस के थ्रू रिसीव करें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो 2 करोड़ मैंने क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव कर लिए हैं। अनदर ही रिसीव्स अनदर 60 लाख थ्रू ईसीएस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। मैंने 0.6 लाख और क्या करा? 0.6 लाख बेसिकली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव कर लिए। आगे मुझे बता रखा है मिस्टर विशाल रिसीव्स 30 लाख बाय अकाउंट पे चेक एंड 20 लाख बाय क्रॉस चेक। तो विशाल को क्या है? विशाल की जो है 50 लाख की बेसिकली क्या थी? 50 लाख की उसकी इनकम थी। 50 लाख में ये कह रखा है 30 लाख तो आपने क्या करा है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव करा है, और 20 लाख आपने जो है कैश में रिसीव करा है। क्रॉस चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। अब देखो क्या दे रखा है। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट पीजीपी, अगर वो क्या करना चाहते हैं? अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। If they want to minimize their tax liability, both of them maintain the books of accounts as per 44AA, income computed as per the regular provisions कितना आ रहा है? रेगुलर प्रोविजंस में आपकी इनकम आ रही है कितने की? 11,50,000 की एंड 24,75,000 की। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दे रखा है। इन द हैंड्स ऑफ आरव एंड विशाल रिस्पेक्टिवली, हाउएवर they have not got the books of accounts audited and do not intend to do so in the future। तो आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराना चाहते, आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराना चाहते। अब सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि भाई देखो, आपका जो करंट ईयर में टर्नओवर है, आपका जो करंट ईयर में अगर आप देखेंगे अपन टर्नओवर मिस्टर आरव का कितना है? मिस्टर आरव का जो टर्नओवर है 2 करोड़ है, इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है 44 एबी में। लेकिन भाई साहब चाहते हैं कि भाई हमें तो ऑडिट करानी नहीं है, उन्होंने अभी तक ऑडिट नहीं कराई और फ्यूचर में भी ऑडिट नहीं कराना चाहते। तो इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? इनके पास ऑप्शन ये बचता है कि भाई आप 44 एडी में चले जाओ, और 44 एडी में जो आपकी डीम्ड इनकम होती है उस पर आप टैक्स पे कर दो। अगर उतना कर दोगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। अच्छा, अपने केस में देखो क्या हो रहा है। अपने केस में इन लोगों ने क्या करा है? 2 करोड़ का टर्नओवर कमाया है। मुझे बता रखा है 1.2 करोड़ जो है मैंने क्या करा है? इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लिया। अच्छा, 0.6 जो है मैंने क्या करा? 0.6 लाख भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लिया। 0.6 करोड़ भी मैंने इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लिया ऑन बिफोर द ड्यू डेट। और बाकी जो बैलेंस है 0.2 करोड़ वो मैंने कैश में रिसीव करा है। तो सीधी सी बात है कि भाई ये जो 1.8 करोड़ है, इस पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6% पे क्या करना पड़ेगा? इनकम निकालनी पड़ेगी। और ये जो 0.2 करोड़ है इस पे मैं क्या करूंगा? 8% इनकम निकालूंगा, क्योंकि 44 एडी में 8% और 6% की मुझे जो दे रखी है इनकम, तो 8% और 6% आपका क्या माना जाता है? डीम्ड इनकम माना जाता है। तो करो देखो 1.8 का, अगर मैं 1.8 का करूँ, 1.8 का अगर आप करोगे 6%, कितना निकल के आएगा आपका? ये 0.108, इधर मैं लिख लेता हूँ 0.108। और 0.2 करोड़ करो, 0.2 करोड़ इंटू मैं करूँगा 8%, तो मेरा निकल के आएगा ये 0.016। इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 0.108 इंटू मैंने करा 1 करोड़, तो आपका निकल के आएगा ये 12,40,000। तो ये आ गया मेरा 12,40,000। तो सीधी सी बात ये है
कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो है 8% और 6% मतलब 12,40,000 अपनी इनकम दिखा दोगे तो आपको जो बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, आपको जो है फिर बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है, दूसरे मुझे ये बता रखा है कि ये जो कौन है, ये जो मेरा मिस्टर विशाल है, कहाँ गया विशाल विशाल विशाल, इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम है, इसकी इनकम नहीं है, इसकी ग्रॉस एसेट कितनी है, 50 लाख की है। इस भाई साहब की जो है ग्रॉस एसेट 50 लाख की है। अब देखो 50 लाख की ग्रॉस एसेट है और इसका जो रेगुलर टैक्स बन रहा है, अगर आप देखोगे इसका रेगुलर टैक्स कितने, अच्छा इसकी रेगुलर इनकम टैक्स नहीं, रेगुलर इनकम कितनी बन रही है, 24,75,000 की बन रही है। अच्छा मिस्टर विशाल चाहे तो क्या कर सकता है, मिस्टर विशाल चाहे तो 44 एडीए में जो है क्या कर सकता है, अपनी इनकम 50% क्या मान सकता है, डीम मान सकता है, 50% किसका, ग्रॉस एसेट का। तो देखो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये जो मिस्टर विशाल है, मिस्टर विशाल क्या करेगा, 50% का अगर 25% दिखाना चाहे, 50% का 50% दिखाना चाहे तो क्या करेगा वो, 25 लाख की इनकम दिखा देगा अंडर 44 एडीए, 25 लाख की इनकम दिखा देगा अंडर 44 एडीए। अच्छा अगेन इसको बुक्स अकाउंट ऑडिट नहीं कराने, देखो हाउएवर दे हैव नॉट गॉट द बुक्स अकाउंट्स ऑडिट, उनको जो है बुक्स अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप क्या करते हो, 25 लाख की अपनी इनकम दिखाते हो 44 एडीए में, 25 लाख की अगर आप अपनी इनकम दिखा देते हो तो आपको जो है करंट ईयर में बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। और अगर आपने 25 लाख से कम दिखाने की चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 लाख से कम दिखाना चाहूँ, 24,75,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बुक्स अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने कह रखा है कि भाई आप जो है बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो सीधी सी बात ये है कि भाई आप क्या करो, 44 एडी में चले जाओ और 44 एडी में चले जाओ और उधर जितनी इनकम बनती है उतनी क्या करो, उधर जितनी इनकम बनती है उतनी शो कर दो, फिर आपको जो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कितना आ गया, 25 लाख आ गया। तो देखो ये रहा 12,40,000 तो ये हो गया और 25 लाख ये हो गया मिस्टर विशाल का। वेरी इजी, ये तक पूरी कहानी समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या देखा है, एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हमारा बिजनेस ये है कि हम प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज इज मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेरा बिजनेस ये क्या है कि मैं प्रॉपर्टी को लेट आउट करता हूँ। द टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड कंप्राइज ओनली ऑफ द नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब मुझे ये बताओ भाई हमारा बिजनेस ही क्या है, हमारा बिजनेस ही है कि प्रॉपर्टी को मैं जो है किराए पे देता हूँ, तो जो प्रॉपर्टी से किराया आएगा वो मेरी क्या है, पीजीपी इनकम है। तो रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीपी। तो एक्स लिमिटेड की कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, एक्स लिमिटेड की टैक्सेबल होगी पीजीपी में। अच्छा आगे देखो क्या बोल रखा है, वाई लिमिटेड जो है इज इंगेज, वाई लिमिटेड इज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। तो वाई लिमिटेड का बिजनेस रेंट पे देना नहीं है, वाई लिमिटेड का बिजनेस है कंस्ट्रक्ट करके सेल करने का। अच्छा अब इसने क्या करा, इसने जो है एक दो प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। अब देखो क्या देखा है, इंसिडेंटली इट लेट्स आउट सम प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड एज एसआईटी एंड अर्न्स रेंटल इनकम। तो वाई लिमिटेड का बिजनेस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का नहीं है, वाई लिमिटेड का बिजनेस क्या है कि भाई वो प्रॉपर्टी बनाता है बेचता है। उसने क्या कर दिया, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची होगी उसके बाद उसने उसको रेंट पे दे दिया। तो ये जो रेंटल इनकम आ रही है कहाँ टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। तो रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय वाई लिमिटेड इज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। और एक्स लिमिटेड का तो बिजनेस ही था, एक्स लिमिटेड का क्या था, बिजनेस था रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज का। तो देयरफॉर जो उसकी रेंटल इनकम है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ऑलराइट नेक्स्ट देखो कैबियंस का क्वेश्चन दे रखा है। अपर्णा एंड डिम्पल इंडियन सिटीजन है रिसाइडिंग इन कैलिफोर्निया। कहाँ पर रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं सिंस 2010। इंडिया में विजिट करने के लिए आए फॉर 60 डेज एवरी ईयर। तो इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं फॉर 60 डेज एवरी ईयर। ऑन 1 मार्च 2024 अपर्णा ने क्या करा, ट्रांसफर करा टू मिस्टर डिम्पल। अपर्णा ने क्या करा, डिम्पल को ट्रांसफर करा इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में फॉर कंसिडरेशन ऑफ डॉलर इक्विवेलेंट टू 15 लाख। आरडीबी इशूड आउटसाइड इंडिया ऑफ द एक्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो आपने जो है सेक्शन 47 के अंदर पढ़ रखा है कि भाई अगर कोई एनआर कोई दूसरे एनआर को क्या कर रहा है, आरडीबी सेल कर रहा है, तो सेल ऑफ एनआर या फिर ट्रांसफर ऑफ आरडीबी बाय एनआर टू अनदर एनआर आउटसाइड इंडिया, वो क्या माना जाता है, उस पर जो है उसको कैबियंस देने की जरूरत नहीं होती। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बेसिकली अपर्णा ने जो है डिम्पल को, दोनों क्या है नॉन रेसिडेंट है, करंट ईयर में बेसिकली 182 डेज से कम रहे हैं, तो दोनों नॉन रेसिडेंट है। अच्छा अपर्णा ने क्या करा है, कैलिफोर्निया के अंदर आरडीबी ऑफ इंडियन कंपनी किसको ट्रांसफर करा है, डिम्पल को ट्रांसफर करा है। तो अपन ने पढ़ रखा है इस पर जो है कैबियंस नहीं लगेंगे। तो इसमें मुझे वही बोला है विच आर रिक्वायर्ड बाय दिस व्हाट आर द कैपिटल गेन्स इंप्लीकेशन। तो अपन को पता है कि भाई कैबियंस नहीं लगेंगे। तो देयर इज नो कैपिटल गेन्स टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ अपर्णा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इजी। अब एक और चीज समझो, मिस्टर रजन का ब्रदर, अच्छा ऊपर है क्वेश्चन, मिस्टर रजन ने 300 शेयर्स परचेज करे हैं वी लिमिटेड के ऑन 12/1/2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 2500। आपने 2500 के शेयर्स परचेज करे थे कब, 12/1/2017 में। अच्छा इनकी फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी 31/1/2018 की कितनी 1800। तो अगर आप देखोगे कॉस्ट मेरी थी 2500, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 1800, और मैंने बेचा कितने पे, अगर आप देखोगे मैंने बेचा है 3200 पे। तो आपने 2500 के शेयर 3200 पे बेचे, प्रॉफिट में बेचे हैं। तो सरकार क्या कहती है कि अगर आप जब शेयर प्रॉफिट में बेचते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट एलोकेशन मान सकते हो। लेकिन मेरी फेयर मार्केट वैल्यू तो 2500 से कम है, तो क्या मैं फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट एलोकेशन मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो मेरा कैपियंस कैसे निकलेगा, 3200 माइनस 2500 कितना हो गया 700। 700 इंटू 300 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 700 इंटू 300 करोगे तो आपको जो है 2,10,000 का कैपियंस आ जाएगा, किसका, रजन का। ईजी है। अब बात करते हैं अपन रजन के भाई की। अब देखो रजन के भाई रवि की बात करते हैं। रवि ने क्या करा है, 600 शेयर परचेज करें टी लिमिटेड के 25/1/2017 को एट अ कॉस्ट ऑफ 1900 पर शेयर।
आपने जो है क्या करा, 1900 पे शेयर्स खरीदे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू मुझे बता रखी है कितनी है, 2400 है। तो फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली मुझे जो दे रखी है 31/1/2018 की कितनी, 2400। अच्छा, रवि ने क्या करा है, इन सारे शेयर्स को जो है 1700 बेचा है। तो अगर आप देखोगे, मैंने शेयर्स खरीदे तो 1900 पे, बेचा कितने पे, 1700 पे बेचा है। तो क्या मैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 वाली चीज देखूंगा, नहीं देखूंगा। सरकार कहती है कि जब आप क्या करते हो, शेयर्स को प्रॉफिट में बेचते हो, तब हम आपको जो है ऑप्शन अलाउ करते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ मान सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो आपने जो है शेयर्स लॉस में बेचे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली 1900 माइनस 1700, 1900 माइनस 1700 कितना हो जाएगा, 200, 200 इंटू 600 करो कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो अपन क्या करेंगे, 1,20,000 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, किसका, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा मिस्टर रवि का, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा ट्विस्ट है, जनरली अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं जनरली 112 के अंदर ये देखते हैं कि अपन क्या करते हैं, 31/1/2018 की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि भाई वो कब ली जाती है, जब बेसिकली आपने शेयर्स को जो है क्या करा है, प्रॉफिट बेचा है। यहाँ पर आप क्या करो, शेयर्स को लॉस में बेच रहे हो, शेयर्स को क्या कर रहा हूँ मैं, लॉस में बेच रहा हूँ। तो उस केस में जो है मुझे फेयर मार्केट वैल्यू चेक करनी नहीं है। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू चेक करने बैठ गए ना, तो आपको ही नुकसान है, एसएससी को नुकसान है। कैसे, देखो अपन क्या करते हैं जनरली, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर, और फिर क्या करते हैं, सेल्स से कंपेयर करते हैं विच एवर इज लोअर, राइट। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मेरी 1900, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू 2400। तो बेसिकली मेरी हायर लूंगा मैं, कितना हो गया 2400, इसको कंपेयर करूंगा सेल्स से, सेल्स कितनी है मेरी, सेल्स 1700 है, तो विच एवर इज लो लूंगा। तो मेरी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगी 1700 की। आपने सेल्स करी है एक्चुअल में 1700 की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ले लो 1700, तो आपका नील बट्टा सन्नाटा आ गया, तो आपको नुकसान हुआ ना। कैसे, अगर आप नॉर्मल तरीके से कैपिटल निकालोगे तो आपको जो है 1,20,000 का लॉस मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सरकार वाला तरीका फॉलो करा तो आपको नुकसान है, ठीक है। तो एसएससी चाहकर भी ये नहीं करना चाहेगा। अच्छा, वो बेसिकली ये फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज कब करना चाहेगा, जब उसने जो है प्रॉफिट में बेचा है माल, जब उसने बेसिकली माल जो है प्रॉफिट के अंदर बेचा है, ठीक है ना। तो आपको मैंने लॉजिकली समझाया कि भाई एसएससी जो है ये वाली चीज करना क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो है अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। अगर वो जो है फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज फॉलो कर देगा तो बेसिकली उसका जो कैपिटल है वो नील आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर वो जो है नॉर्मल तरीके से कैपिटल निकालेगा तो उसको 1,20,000 का जो है कैपिटल गेन लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका जो है बेसिकली 1,20,000 का नुकसान है, क्योंकि 1,20,000 का अगर आपने लॉस बुक करा तो इसको आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना, फ्यूचर में अपनी जो है कैपिटल लाइबिलिटी कम कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सच बताता हूँ मैं, 1000 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, बाकी 999 लोग ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। वो डायरेक्टली जो है क्या करके आ जाएंगे, डायरेक्टली जो है ये फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज करके कैपिटल नील निकाल के आ जाएंगे। ऑलराइट, सो अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने अपने जो है लिस्टेड शेयर्स बायबैक करे हैं। बी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, उसने अपने अनलिस्टेड शेयर्स बायबैक करे हैं। अभी बोला है व्हाट आर द टैक्स कंसीक्वेंसेज ऑफ सच बायबैक इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड द शेयर होल्डर्स। तो आपको पता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक करती है, तो डोमेस्टिक कंपनी को जो है एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 23.296% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और अगर कंपनी ने क्या करा है, एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दिया, तो जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में इनकम क्या हो जाती है, बेसिकली एग्जाम, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल। तो बायबैक करा है, बायबैक का प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स बायबैक करें किसने, डोमेस्टिक कंपनी ने, तो उस केस में क्या होगा, 23.296% जो है एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 20% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज इफेक्टिवली 23.296%। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, मिस्टर विशाल एंड मिस्टर गुहा सोल्ड देयर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर 3 करोड़। तो मैंने जो है 3 करोड़ की क्या करी, प्रॉपर्टी बेची। एंड गुहा ने क्या करा, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, जनवरी 2024 में बेची है। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज बाय देम 25 मंथ्स बैक, मतलब दोनों क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 करोड़ एंड 1.75 करोड़, तो 1 करोड़ ये हो गया, 1.75 हो गया। कैपिटल कितना निकल के आया, कैपिटल निकल के आया आपका 3 - 1 2, 4 - 1.75 2.25। आगे देखो क्या देखा है, मिस्टर विशाल ने क्या करा, परचेज करा है 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स, 1 इन दिल्ली एंड 1 इन आगरा और 70 लाख एंड 80 लाख रिस्पेक्टिवली। तो सेक्शन 54 कहता है कि भाई अगर आपने घर बेच के घर खरीदा है तो आपको जो क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 घर भी खरीद सकते हो। तो अपने 2 घर खरीदे हैं, दोनों घर का डिडक्शन दे दिया जाएगा। 80 प्लस 70 कितना हो गया, 1.5, तो 1.5 करोड़ का मुझे डिडक्शन दे दिया जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, ऑन द सेम डेट मिस्टर गुहा, जो गुहा है उसने भी क्या करा, 2 घर खरीदे। 2 घर खरीदे कितने कितने के, 80 लाख के और 75 लाख के। लेकिन इसका कैपिटल तो कितना है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इसको जो है एक ही घर का डिडक्शन मिलेगा। तो वो क्या करेगा, 80 लाख का डिडक्शन लेना चाहेगा ज्यादा वाले घर का। तो उसने क्या करा, 80 लाख का डिडक्शन ले लिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई इन मार्च 2024 एंड 30 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल इन अप्रैल 2024। तो दोनों ने क्या करा है, 60 लाख रुपए जो है 54 ईसी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। 30 लाख करें, 30 लाख मार्च 2024 में और 30 लाख करें अप्रैल 2024 में। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम डिडक्शन आपको पता है 54 इसमें 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों फाइनेंशियल ईयर को मिला के भी। तो देखो इसको डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 तो मिल गया 54 में, 0.5 मतलब 50 लाख का डिडक्शन मिल गया, कहाँ पर 50 लाख का डिडक्शन मिल गया 54 इसी में। तो इसका कैपिटल हो गया जीरो, इसका कैपिटल कितना हो गया, जीरो।
कुहा की बात करते हैं, 2.25 का कैपिटल था, 0.8 मतलब 80 लाख का 54 में रिडक्शन मिला, और 0.5 का रिडक्शन कहाँ मिल गया, 54 इसी मिल गया। तो बेसिकली इन दोनों का कैपिटल कितना निकल के आया, 2.25 माइनस 0.8 माइनस 0.5, करो कितना आ रहा है ये, 2.25 माइनस 0.8 माइनस 0.5 अगर मैं करता हूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा 95 लाख। तो 54 ईसी क्या कहता है, 54 ईसी ये कहता है कि भाई अगर आपने लैंड बेची है, बिल्डिंग बेची है, या लैंड और बिल्डिंग और बोथ बेचा है, और उससे आपको क्या हुआ है, उससे आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 54 ईसी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर ऐसा कर दोगे तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। इजी। अब देखो क्या बता रहा है, पी अ सैलरीड एम्प्लॉई, एक क्या है, सैलरीड एम्प्लॉई है, 1/6/2023 को एक गेट्स अ गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, एसडीबी कितना है, 80 लाख फ्रॉम क्यू। तो भाई हमें जो है एक घर फ्री में मिला है, हमें जो है घर फ्री में मिला है, एसडीबी कितनी है, एसडीबी 50,000 से ज्यादा है, एसडीबी 50,000 से ज्यादा, तो पूरी की पूरी इनकम मेरी 56 to 10 के अंदर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई जून की कहानी। ये बोल रहा है कि अगस्त में पी गेट्स अ गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन अ स्मॉल टाउन नियर पुणे, जिसकी एसडीबी कितनी है, 50,000 तक है। तो जिसकी एसडीबी क्या है, 50,000 तक है, तो इसको अपन जो है इग्नोर करेंगे। अच्छा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है 56 प्लान में, इंडिविजुअली अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इंडिविजुअली जो है मेरी एसडीबी 50,000 से ज़्यादा है क्या, तो ये वाली तो मेरी जो है टैक्सेबल नहीं होगी। आगे देखो क्या दे रखा है, सितंबर में उसको क्या मिलता है, एक हाउस हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है इन उत्तर प्रदेश, जिसकी एसडीबी कितनी है, जिसकी एसडीबी है 1 लाख रुपए, 50,000 से ज्यादा का है, तो क्या होगा 56 to 10 के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। What will be the tax implication in the hands of P, Q, R, assuming that they are not related to each other? तो मुझे एक चीज बताओ, P को जो है 80 लाख की तो इनकम ये टैक्सेबल 56 to 10 में, और 1 लाख की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी 56 to 10 में अगेन, तो टोटल कितना हो गया, 81 लाख की इनकम टैक्सेबल हो गई, किसके हाथ में, P के हाथ में। अच्छा Q और R ने क्या करा है, Q और R ने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी है, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। तो आपको पता है कि भाई अगर आप कैपिटल एसेट को क्या कर देते हो, गिफ्ट कर देते हो, तो उस पर जो है कैपिटल आपको देने की जरूरत नहीं है। तो नो कैपिटल शैल अराइज इन द हैंड्स ऑफ क्यू और आर, और क्यू और आर कौन है, देखो क्यू ये रहा, क्यू ने जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी, आर ने क्या करा है, देखो आर ने भी जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। ठीक है, तो देखो ये रहा, पी गेट्स अ गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन अ स्मॉल टाउन फ्रॉम आर। ठीक है, फिर ऑन सितंबर वापस जो है उसको आर से क्या मिला, प्रॉपर्टी मिली, तो क्यू और आर ने क्या करा है, कैपिटल को गिफ्ट करा है, देयरफॉर कैपिटल को गिफ्ट करने पे जो है कैपिटल नहीं रखते। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे क्या कह रहा है, मिस्टर अंजन अ प्रॉपर्टी डीलर, उसने क्या करा, एक फ्लैट बेचा है मुंबई में, एसडीबी कितनी दे रखी है, 2 करोड़ की दे रखी है, और हमने फ्लैट कितने में बेचा है, हमने फ्लैट बेचा है 1.8 करोड़ का, अपने फ्रेंड को बेचा है मिस्टर अश्विन को। तो 2 करोड़ की एसडीबी का फ्लैट मैंने जो है 1.8 करोड़ पे बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल कंसिडरेशन जो है मैं 2 करोड़ लूंगा। क्यों 2 करोड़ लूंगा, क्योंकि जो मेरी एसडीबी है वो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से क्या है, ज्यादा है। तो मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। आगे मुझे ये कह रहा है कि भाई अंजन ने ये प्रॉपर्टी 1 साल पहले जो है 1.5 करोड़ की खरीदी थी। तो अंजन ने बेसिकली क्या खरीदी थी, ये प्रॉपर्टी जो है 1.5 करोड़ की खरीदी थी। तो इसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस्ट इक्वेशन हो जाएगी मेरी 1.5 करोड़। तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी निकल के आई, मेरी बिजनेस इनकम निकल के आई 50 लाख की, क्योंकि अपन क्या है प्रॉपर्टी डीलर है। तो देखो 50 लाख की जो है बिजनेस इनकम हुई किसके हाथ में, अंजन के हाथ में, अंजन मंजन गंजन। आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर अश्विन रविचंद्रन अश्विन ने जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, कितने पे खरीदी है, 1.8 करोड़ पे खरीदी है, जबकि एचडीबी कितनी थी, 2 लाख थी, 2 करोड़ थी। तो आपको पता है कि भाई 56 to 10 में अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, और अगर एचडीबी का डिफरेंस, एचडीबी और सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एंड एचडीबी 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस है 56 to 10 के अंदर रेसिपिएंट के हाथ में क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। तो 2 करोड़ माइनस 1.8 करोड़ कितना हो गया, 20 लाख हो गया, 20 लाख जो है 56 to 10 में किसकी इनकम बन जाएगी, रविचंद्रन अश्विन की इनकम बन जाएगी। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, मिसेस कविता, मिसेस कविता वाइफ ऑफ मिस्टर सुंदर, सुंदर की वाइफ सुंदरी होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कविता दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिसेस कविता वाइफ ऑफ मिस्टर सुंदर इज अ पार्टनर इन अ फर्म। अब देखो क्या दे रखा है, हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 लाख टू द फर्म ऑन 1/4/2023। तो अपन को ध्यान रखना होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, जब भी क्लबिंग के प्रोविजंस लगाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के पहले दिन पे कंट्रीब्यूशन किसका कितना कितना था, ठीक है ना। तो मुझे ये बता रखा है कि 1/4/2023 के दिन पे 5 लाख का टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका था, मिस्टर कविता का था, मिसेस कविता का था। आगे मुझे ये कह रखा है कि इस 5 लाख में से जो है 3 लाख किसने गिफ्ट करे थे, सुंदर ने गिफ्ट करे थे। तो 5 लाख टू द फर्म एज ऑन 1/4/2023 इंक्लूडेड 3 लाख कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सुंदर, कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, इसके अगले दिन उसने क्या करा, फर्दर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सुंदर। फिर मुझे ये कह रहा है कि भाई फर्म ने पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा है 60,000 का, और जो है प्रॉफिट कितना पे करा है, प्रॉफिट पे करा है 50,000 का। एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको एक चीज समझता होगा कि ये जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम पार्टनरशिप हम, ये तो क्या होता है, एग्जाम होता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट मिला है कितने का, जो इंटरेस्ट मिला है अपने को 60,000 का, ये जो इंटरेस्ट मिला है अपने को किसका, 60,000 का जो इंटरेस्ट मिला है, ये किसकी इनकम बननी चाहिए, ये बेसिकली इनकम बननी चाहिए कविता की।
लेकिन क्योंकि कविता ने क्या कर रखा है, कविता ने 5 लाख में से 3 लाख रुपए जो है सुंदर से लेके क्या करे थे, इन्वेस्ट करे थे। तो ये जो 60,000 है ना, ये 60,000 का प्रपोर्शनेट, 60,000 का प्रपोर्शनेट कितना, 60,000 इंटू 3/5, 60,000 इंटू 3/5 किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये बेसिकली इसके पति के हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर सुंदर। 60,000 इंटू 3/5 अगर मैं करता हूँ तो मेरा निकल के आएगा 36,000। तो 36,000 बेसिकली क्या होगा, 36,000 जो है, 36,000 देखो ये रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम बट इंटरेस्ट ऑफ 36,000 किसके हाथ में इंक्लूड होगा, सुंदर के हाथ में इंक्लूड होगा। और बाकी बैलेंस इंटरेस्ट 24,000 किसके हाथ में होगा, मिसेस कविता के हाथ में इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पहले दिन का प्रपोर्शन देते हैं। अच्छा, अगले दिन अपन ने फर्दर 1 लाख इन्वेस्ट करा, उससे अपने को कोई लेने देना नहीं है। करंट ईयर का जो पहला दिन होता है, अपन उस दिन देखते हैं कि भाई उस दिन पे इन्वेस्टमेंट किसका कितना कितना था। तो 5 लाख में से 3 लाख अपन ने सुंदर से क्या करे थे, रिसीव करके इन्वेस्ट करे थे। तो ये जो 60,000 का इंटरेस्ट है, 60,000 इंटू 3/5 किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मिस्टर सुंदर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ईजी है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, गामा लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 30/6/2024 डिविडेंड ऑफ 130 लाख टू इट्स शेयरहोल्डर्स। हमने क्या करा है, 130 लाख का शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करा है या डिस्ट्रीब्यूट करा है। करंट ईयर में हमने रिसीव कितना करा था, अगर आप देखोगे करंट ईयर में हमने डिविडेंड रिसीव करा था 108 लाख का नेट ऑफ टीडीएस। तो इसको अपन क्रॉस अप कर लेते हैं, 108 डिवाइड बाई 90% करा कितना आया, 120 आया। कितनी कहानी समझ में आई। तो अपन ने क्या करा है, बेसिकली करंट ईयर में अपने को जो है 120 लाख का डिविडेंड क्या मिला था, 120 लाख का आपको जो है डिविडेंड मिला था ग्रॉस अप करके। अच्छा, 30 लाख फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन विच इट हैज 5% शेयरिंग। तो टोटल करंट में आपको डिविडेंड कितना मिला है, 120 प्लस 30, टोटल डिविडेंड आपको मिला है 150 का। और आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है 130 लाख का। तो विचर इज लोअर का आपको क्या मिल जाता है, विचर इज लोअर का आपको जो है चैप्टर 6 के अंदर 80 M के अंदर डिडक्शन दे दिया जाता है। तो ये बोला है कि व्हाट इज द डिडक्शन, हमने बता दिया 130 लाख है, 150 और 130 विचेवर इज लोअर। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई 2023-24 में मिस्टर सौरभ गांगुली दादा ने क्या करा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 60 ईयर, 60 ईयर का 60 ईयर का बंदा है। इसने इनकम अर्न करी है प्रोफेशन की 1,45,000, ये हो गई प्रोफेशन की इनकम 1,45,000। अच्छा, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है 1.5 लाख का, ये हो गई कार्ड गेम्स 1.5 लाख का। अच्छा, इसको इंटरेस्ट मिला है 40,000 का एफडी पे, ये रहा 40,000 का एफडी पे इंटरेस्ट। और इसको जो है 9,000 का सेविंग अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे क्या मिल रहा है, सेविंग अकाउंट पे जो है बेसिकली ब्याज मिल रहा है। आगे मुझे ये कह रहा है कि भाई इसने 1.5 लाख रुपए जमा कराए पीपीएफ में और इसकी टोटल इनकम निकालने को बोलिए, अज्यूमिंग दैट उसने जो है 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया है। तो आपको ये चीज समझता होगा कि भाई ये क्या है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 80 टीटी नहीं मिलेगा, इसको 80 टीटी भी मिल जाएगा। उधर 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, 50,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। तो अगर आप देखोगे इसका अपना जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो कितना है, 49,000 है। तो बेसिकली मुझे टीटीबी में 80 टीटीबी में 49,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। अच्छा, इसने क्योंकि 1.5 लाख जो है पीपीएफ में जमा कराया तो 1,50,000 का डिडक्शन इसको 80C के अंदर मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको एक और चीज़ पता है कि भाई जो जीटीआई में से डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6 से का, वो आपको जो है ये कैजुअल इनकम पे नहीं मिलता, कैजुअल इनकम पे नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपकी जो है टोटल इनकम निकल के आ रही है 3,44,000। आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन कितना आ रहा है, चैप्टर 6 का डिडक्शन निकल के आ रहा है 1,99,000 का। अगर आप इसको टोटल करोगे 1,50,000 और 49 तो आपका जो है कितना निकल के आ रहा है, आपका निकल के आएगा 1,99,000 का। 1,99,000 का आपका जो है बेसिकली चैप्टर 6 का डिडक्शन निकल के आएगा। लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू अदर इनकम। आपकी जो कैपियंस की आपकी जो कैजुअल इनकम हुई है ना, इस कैजुअल इनकम पे आपको जो है बेसिकली चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। तो 1,45,000, 50,000 और सॉरी 1,45,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000, 9,000 कितना करो, 1,45,000 प्लस 49,000 कितना होता है ये, 1,94,000। तो बेसिकली आपको जो है 1,94,000 का क्या मिलेगा, 1,94,000 का चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। तो 3,44,000 माइनस 1,94,000 अगर मैं करता हूँ तो मेरा निकल के आएगा कितना, 1.5 लाख जो है मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो कैजुअल इनकम है इसमें मुझे जो है चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसमें मुझे फ्लैट 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो क्या दे रखा है, निखिल एन इंडिविजुअल जिसकी एज क्या है, जिसकी एज 35 ईयर्स है, इनकर्स द फॉलोइंग खर्चा फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली, सेल्फ उसकी वाइफ के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। और पेरेंट्स के लिए उसने खर्चा करा है जिसके फादर हैं 80 ईयर्स की, मदर है 76 ईयर्स की। आगे देखो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मेडिकल इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है और मेडिकल एक्सपेंडिचर है। फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली कितना है, 20 सारे अलाउड है, 20 सारे अलाउड है। 7,000 है लेकिन अलाउड कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 अलाउ होगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर 2,000 अलाउ है। टोटल करो कितना रहा है, 20 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, 27। लेकिन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 पे। 80D की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, फादर एंड मदर के लिए इसने खर्चा कितना करा है, 6,000 और 32,000 का। टोटल कितना हो गया, 38,000 हो गया। और अलाउ कितना होता है, 50,000 की लिमिट होती है क्योंकि इसके जो पेरेंट्स है वो बेसिकली सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, राइट। तो आपको बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अपने 6,000 और 32,000 का खर्चा करा है, 38,000 का लिमिट होती है 50,000 तक की। तो बेसिकली आपको जो है 38,000 का पूरा रिडक्शन मिल जाएगा। तो 25,000 प्लस 38,000 आपको जाएगा 63,000। वेरी इजी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है,
असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, दो टनिश टैक्स कंपनी थी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, अमलगमेट हो गई, एक नई कंपनी बनी जेड लिमिटेड। अच्छा, एक नई कंपनी बनी जेड लिमिटेड, अ क्वालिफाइंग कंपनी, एंड द ऑप्शन फॉर टनिश टैक्स स्कीम ऑफ एक्स लिमिटेड हैज एन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ 8 years and Y Limited has an unexpired period of 6 years. For what period the special provisions relating to the taxation of income of shipping companies would apply to the new company Z Limited? तो ये आपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ रखे होंगे। अगर आपको मेरी कॉन्सेप्ट नोट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने जो है ये कॉन्सेप्ट नोट शेयर कर रखे हैं। तो अगर मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ, टनिश टैक्सेशन के अंदर, टनिश टैक्सेशन के अंदर आपने एक प्रोविजन पढ़ रखा होगा और वो ये रहा, अमलगमेशन का एक प्रोविजन है, ये रहा कि भाई इन केस ऑफ अमलगमेशन प्रोविजंस ऑफ टनिश टैक्स स्कीम वुड अप्लाई टू द अमलगमेटेड कंपनी if it is a qualifying company. However, however, where the amalgamating companies are tonnage tax companies, the provision of this chapter would apply to the amalgamated company for such period as the option for tonnage tax scheme which has the longest unexpired period. तो जिस भी कंपनी का लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए जो नई कंपनी बनी है उसके लिए जो है ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अपने केस में दो टनेज टैक्स कंपनी जो है अमलगमेट हुई थी, एक्स और वाई। अनएक्सपायर्ड दोनों का पीरियड कितना है, एक का है 8 साल और एक का है 6 साल। तो जो नई कंपनी बनी है उसको कितने का पीरियड मिलेगा, लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड, मतलब 8 साल का। इजी है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट मुझे बता रखा है कि भाई मिस्टर हरी की इनकम थी 52 लाख की अंडर दैट पीजीईपी। मिस्टर हरी की इनकम कितनी है, 52 लाख अंडर दैट पीजीईपी। अच्छा, उसने जो है 80 आईए में क्या करा है, 80 आईए में 100% रिडक्शन ले रखा है एक बिजनेस का जिसका प्रॉफिट है कितना, 35 लाख का। तो 52 लाख की इसकी पीजीपी इनकम है, इसने क्या करा 35 लाख का जो है 80 आईए के अंदर 100% का कर लिया, रिडक्शन ले लिया। तो इसकी इनकम कितनी निकल के आई, इसकी इनकम निकल के आई 17 लाख की। इसकी इनकम बेसिकली निकल के आई 17 लाख की। अच्छा, 17 लाख पे अगर आप टैक्स निकालोगे, 17 लाख पे मिस्टर हरी का टैक्स निकालोगे तो कितना बनेगा, 17 लाख पे जो है मिस्टर हरी का टैक्स निकालोगे तो आपका टैक्स बनेगा 335,400। आगे देखो क्या बता रखा है, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ मिस्टर हरी फॉर द प्रीवियस ईयर अज्यूमिंग दैट उसकी कोई भी अदर इनकम नहीं है एंड उसने क्या करा है, ऑप्ट आउट कर लिया है। तो अगर आप नॉर्मल स्टेप से 17 लाख पे इनकम निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 335,400। लेकिन ये टिक करके मत जाना, ध्यान रखना कि भाई जब भी आपको 10 डब्ल्यू का डिडक्शन दिखे या फिर चैप्टर 6 से अंडर हेडिंग सी डिडक्शन का डिडक्शन दिखे या फिर 35 एडी का डिडक्शन दिखे, वहां पर जो है आप क्या करना, इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म के केस में एओपी एएमटी को चेक करना। तो इधर अपने को जो है एएमटी भी चेक करना पड़ेगा। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 35, 52 लाख। 52 लाख का कितना हो जाएगा, 52 लाख का 18.5% प्लस अपने को 10% सरचार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो इनकम 50 लाख से ज्यादा है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपको जो है लाइबिलिटी कितना निकल के आएगा, 1,100,5300। इसका मतलब क्या है, आपको जो है एएमटी टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो है एएमटी ज्यादा आ रही है रेगुलर प्रोविजन से। तो आपका टैक्स कितना बनेगा, 1,100,530। इजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एएमटी के प्रोविजन को भूल के मत आ जाना। एग्जामिनर थोड़ा चंट होता है, वो क्या कर देता है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन पकड़ा देगा और आप जो है जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। आगे बढ़े, देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द रीट फ्रॉम द एसपीवी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। बताओ रीट के हाथ में क्या है, रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है और शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट, क्या हो गया, रीट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो गया, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर होल्डर के हाथ में कब टैक्सेबल होता है, जब बेसिकली जो एसपीवी है उसने जो है क्या कर रखा है, उसने जो है बेसिकली 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है। लेकिन जब एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं कर रखा होता तो क्या होता है, यूनिट होल्डर के हाथ में भी वो चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट और एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर ओनली अगर एसपीवी ने जो है 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा। आगे देखो क्या दे रखा है, भाई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड हुआ है 12 एबी में, उसको क्या हुआ है, उसको बेसिकली इनकम हुई है, हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट एज मेडिकल रिलीफ, अर्नड एन इनकम ऑफ 2 लाख एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 4 लाख। तो आपको पता है कि भाई सेक्शन 10 में दोनों इनकम क्या होती है, एग्जाम होती है। लेकिन अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो और आप क्या करो सेक्शन 11-12 में एग्जामेशन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10(1) की इनकम क्या होती है, एग्जाम होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 लाख की इनकम एग्जाम होगी। ये जो 2 लाख आपको इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड मिला है ना, इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी, ये एग्जाम नहीं होगा, ये आपकी जो है नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। तो क्या कर सकती है, देखो ट्रस्ट कैन क्लेम एग्जामेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन एग्जामेशन अंडर 10-15 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली आप जो है सेक्शन 11 एंड 12 क्लेम कर रहे हो। तो आपको पता होगा कि ट्रस्ट का जो प्रोविजन होता है वो ये कहता है कि भाई अगर आप 11 एंड 12 का क्या कर रहे हो, एग्जामेशन क्लेम कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 10 में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम का क्या मिलेगा, डिडक्शन दिया जाएगा। इजी है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31/3/2024 अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 बी डिराइव्ड द इनकम ऑफ 10 लाख फ्रॉम द प्रॉपर्टीज हेल्ड अंडर ट्रस्ट। 10 लाख क्या हो गई इसकी इनकम होगी। आगे देखो क्या दे रखा है, 15 लाख इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिले फ्रॉम द पब्लिक, तो 10 + 15 कितना हो गया, टोटल 25 हो गया। 25 में से ने 15% का एडॉक डिडक्शन दिया तो कितना निकल के आया, 21.25 इसकी इनकम निकल के आई। आगे ये कह रहा है कि भाई आउट ऑफ विच 8 लाख वाज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड 4 लाख टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो बेसिकली दोनों एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 होता है 12। तो 21.25 में से अगर आप 12 को लेस करोगे तो आपकी इनकम निकल के आ जाएगी 9,25,000 की।
ये मुझे पूछ रहा है कि भाई टोटल इनकम कितनी होगी, 9,25,000 की आपकी जो है टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। आगे दो क्या बता रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 अ चैरिटेबल ट्रस्ट मेड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, आपने जो है क्या करा, कंट्रीब्यूशन करें, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करें किसी दूसरे इंसान को। अब ये बोला है कि भाई विच ऑफ द अबव वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को अपन एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे। आपने क्या करा, दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर अंडर 12 आउट ऑफ इट्स करंट इनकम, तो बेसिकली आप ये वाला तो है जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। आपने क्या करा, किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कराया तो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेते हैं। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, an educational institution referred to in 1023(6) out of its current year income derived from the property held under trust, मतलब ये भी बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन थर्ड वाला जो आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करा है वो आपकी अक्यूमुलेटेड इनकम से करा है, तो अक्यूमुलेटेड इनकम से आपको जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करने नहीं देते, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 and 2 आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ये आगे आपका पॉइंट नंबर सी, एमसीक्यू नंबर सी नहीं, एमसीक्यू नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 अबो, सॉरी 1 and 2 अबो, 1 and 2 अबो। कीजिए आगे बढ़े। ओके देखो क्या बता रहा है, मिस्टर बी हैज बीन होल्डिंग 10% यूनिट्स इन रीट, तो मिस्टर बी जो है इस रीट में 10% होल्डिंग लेके बैठा है, 7.5% यूनिट्स इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और 5% यूनिट्स इन इन्वेस्टमेंट फंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। द फॉलोइंग इनकम्स वर अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट फंड, रीट एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब ये मुझसे पूछा है कि भाई आप जो है टोटल इनकम निकालो, आप जो है टोटल इनकम निकालो मिस्टर बी की, अज्यूमिंग दैट अपार्ट फ्रॉम द शेयर इन अबव इनकम मिस्टर बी हैड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन ऑफ 2,70,000। अच्छा एक एक करके चलते हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंड की। आपको एक चीज पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम उसके हाथ में क्या होती है, टैक्सेबल होती है, किसके हाथ में, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। तो बेसिकली पीजीपी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो गई, एग्जाम हो गई, पीजीपी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो गई, एग्जाम हो गई। अच्छा इन्वेस्टमेंट फंड की ये वाली इनकम तो अपन ने देख ली, ये वाली इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो गई, एग्जाम हो गई। ये जो अदर इनकम है इन्वेस्टमेंट फंड की 2 लाख की, ये किसको मिल जाएगी, ये बेसिकली जो है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अपन ने इन्वेस्टमेंट फंड के कितने यूनिट ले रखे हैं, अपन ने इन्वेस्टमेंट फंड के जो है 5% यूनिट ले रखे हैं, तो क्या होगा बेसिकली 2 लाख का 5% जो है मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो कोई रहा 2 लाख का 5%, ईजी। अच्छा ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इन्वेस्टमेंट फंड का, ये किसको अलोकेट कर दिया जाएगा, ये बेसिकली यूनिट होल्डर को अलोकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है मोर देन, आप जो है क्या कर रहे हो 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा से 12 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा से क्या करके बैठे हो, यूनिट्स को होल्ड करके बैठे हो। तो बेसिकली आप जो है यूनिट्स होल्ड करके बैठे हो मोर देन 15 मंथ्स, मतलब 12 महीने, एटलीस्ट 12 महीने आपने जो है यूनिट होल्ड करके रखा है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है किसको अलोकेट कर दिया जाएगा, ये बेसिकली शेयर होल्डर को अलोकेट कर दिया जाएगा। अच्छा अपन कितना, अपन 5% होल्ड करके बैठे तो अपना कितना है, अपना कितना हुआ 60 to 500, अपना कितना लॉस हुआ, लॉस में अपना क्लेम कितना हुआ 60 to 500। मुझे बता रखा है कि भाई आपकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 2,70,000, तो 2,70,000 में से मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा तो मेरी इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, 2,07,500। ये तो हो गया अपना इन्वेस्टमेंट फंड। अब बात करेंगे अपन किसकी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की। सीधी सी बात है, ये 6 लाख की जो इनकम है, 6 लाख का आप क्या करो, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में अपन जो है 7.5% होल्ड करके बैठे हैं, तो 6 लाख का 7.5% जो है आपके हाथ में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की सारी इनकम उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। अब बात करेंगे अपन बिजनेस ट्रस्ट की, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली हेल्ड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसवीवी, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। अदर इनकम किसकी हो रही है, बिजनेस ट्रस्ट की हो रही है, तो अदर इनकम पे जो है बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा, एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम। तो टैक्सेबल कितनी हुई है, 18 लाख। 18 लाख का अपने कितने होल्ड करके बैठे, 10% होल्ड करके बैठे, तो 18 लाख का 10% कितना हो गया, 1,80,000। इन सबको ऐड करो, 1,80,000, 45,000, 10,000 एंड 2,07,500, आपकी जो है इनकम निकल के आ जाएगी 4,42,500 की जो है आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। इजी है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, एक रीट है, इसने 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करें अपने यूनिट होल्डर्स को, जिसमें क्या क्या है, रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, कैपिटल गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अच्छा इन दिस केस एसपीवी व्हीकल इज एन इंडियन कंपनी, जिसमें आप 100% शेयर होल्ड करके बैठे हो, एसपीवी ने जो है 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं कर रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव इनकम आर करेक्ट, तो कौन कौन सा जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है, देखो कौन सा करेक्ट है वो देख लेते हैं। ओनली इनकम रेफर टू इन पॉइंट नंबर 4 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रीट, तो आपको ये पता है कि भाई ये जो तीनों इनकम है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, ये बेसिकली जो है रीट के हाथ में क्या है, एग्जाम है, यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और ये जो लास्ट वाली इनकम है, 4th नंबर वाली इनकम, ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। तो ये कह रहा है, देखो ये वही कह रहा है कि भाई ओनली इनकम रेफर टू इन पॉइंट नंबर 4 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रीट। अच्छा फिर आगे देखो क्या देखा है, इनकम रेफर टू इन पॉइंट नंबर 1 एंड 2, इनकम रेफर टू इन पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्या होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो रीट के हाथ में क्या है, रीट के हाथ में ये तीनों एग्जाम्प्ट है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, यूनिट होल्डर के हाथ में बेसिकली टैक्सेबल हो जाना चाहिए, और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल ही होगा। अच्छा क्योंकि नीचे बता रखा है कि जो एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा, तो ये जो डिविडेंड इनकम है ना, ये जो डिविडेंड इनकम है ये यूनिट होल्डर के हाथ में भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी।
तो वही चीज मुझे बता रखी है कि भाई इनकम रिफर टू इन 1 and 2 इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर्स, और इनकम रिफर टू इन 3 मतलब डिविडेंड इनकम जो है दोनों के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। दोनों के हाथ में बेसिकली एग्जेम्प्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो अपन ने ये चीज समझ ली कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 4 वाली इनकम जो है रीट के हाथ में क्या होगी, रीट के हाथ में टैक्सेबल होगी। बाकी सारी इनकम रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। यूनिट होल्डर की बात करें तो यूनिट होल्डर के हाथ में फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम जो है बेसिकली टैक्सेबल होगी। थर्ड वाली इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि जो एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम क्या है, फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम बेसिकली जो है टैक्सेबल यूनिट होल्डर के हाथ में, उस पर रीट क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 4 एंड 5 क्या है, करेक्ट है। टैक्स इज डिडक्टेबल बाय रीट ऑन द इनकम रिफर टू इन 1 and 2। बेसिकली पॉइंट नंबर 4 एंड 5 करेक्ट है, ये आ गया पॉइंट नंबर 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। टैक्सेशन और डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले टीडीएस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, मिस्टर वल्लिश एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर विद एबीसी लिमिटेड, रेंट पे कराए 50,000 पर मंथ टू इज लैंडलॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता होगा कि भाई 194 आई के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही इंडिविजुअली अचीव कवर होते हैं जिसका पिछले साल बिजनेस या प्रोफेशन से टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा था। तो अपन 194 आई में तो कवर हुए नहीं। अब बचता क्या है, 194 आई बी बचता है। 194 आई बी ये कहता है कि अगर आप जो है करंट मंथ में क्या कर रहे हो, करंट ईयर में 50,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो मंथली, तो आपको जो है टीडीएस काटना है 194 आई बी में। लेकिन अपना तो एक्जैक्टली 50,000 है, तो अपन को जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या है, मिस्टर वलिश इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी लिमिटेड ने क्या करा है, सब लीज पे लिया है बिल्डिंग फ्रॉम जानवी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023 ऑन रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। तो 1/7/2023 से 31/3/2024 9 महीने होते हैं। 20,000 इंटू 9 कितना हो गया आपका, जो है 1,80,000 का रेंट हो गया, किसका, बिल्डिंग का। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई इसने जो है मशीनरी भी किराए पे ली है। कब लिए, 1/10/2023 से लिए, कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। कितना किराया है, 15,000 इंटू 6 कितना हो गया, 90,000 हो गया। अच्छा, जो कंपनी है उसने क्या करा है, इन दोनों के लिए सेपरेट लीज एग्रीमेंट एंटर करे हैं। अब ये पूछा है कि भाई टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एबीसी लिमिट का लाइबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस, अज्यूमिंग दैट 1 मंथ का रेंट वाज रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स व्हिच इज रिफंडेबल। तो जो रेंट आपको क्या मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है, जो आप क्या करोगे, रिफंड करोगे। वो जो है अपन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे बेसिकली, वो मेरी जो है रेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 1,80,000 प्लस 90,000 करोगे तो आपका बैठता है 2,70,000। करंट ईयर में जो है 2,40,000 से ज्यादा हो गया, तो आपको जो क्या करना पड़ेगा, 194 आई के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। 1,80,000 पे 10% और 90,000 पे 2%, क्योंकि लैंड बिल्डिंग पे करता है 10%, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पे करता है 2%। तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, कि भाई 1,80,000 पे 10% और बाकी 90,000 पे 2%। फिर देखो क्या रखा है, कुणाल एंड कंपनी एलएलपी एंगेज इन द बिजनेस विड्रू फ्रॉम इस बैंक अकाउंट 1,25,00,000, मतलब 1,25,00,000। 1,25,00,000 जो है मैंने कैश में विड्रॉ कराया है। ईच इंडिविजुअल विड्रॉल डज नॉट एक्सीड 2 लाख इन द प्रीवियस 23-24। तो 194 एन में आपको पता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, करंट ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल करा है, तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ जितना भी होता है उस पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 2% पे, उस पर जो है बेसिकली 2% पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 25 लाख का 2% कितना हुआ, 25 लाख अगर आप करोगे 2%, 25 लाख का अगर मैं करता हूँ 2% करो, ये आपका आ जाएगा 50,000। तो बैंक वाला जो है क्या करेगा, 50,000 का टीडीएस काटेगा। अभी कह रहा है कि द पर्पस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द बैंक वाज फॉर द बाइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीइंग रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एफजी। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। आर टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन सच विड्रॉल, एंड अगर हाँ तो बैंक जो है बेसिकली 2% पे टीडीएस काटेगा इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। कितना हो गया, 25 लाख का 2% कितना हो गया, 25 लाख का 2% हो गया 50,000। 50,000 का जो है टीडीएस कट जाएगा। फिर तो क्या दे रखा है, मिस्टर संजय अ सैलरीड इंडिविजुअल ने ब्रोकरेज पे करा है कितने का, 40 लाख का टू मिस्टर हरीश अ ब्रोकर ऑन 5/1/2024 टू बाय रेसिडेंशियल हाउस। तो हमने ब्रोकरेज पे करा है कितने का, 40 लाख का। 194 एच में, 194 एच में 50 लाख की लिमिट होती है, सॉरी 194 एम में, 194 एम में 50 लाख की लिमिट होती है, 194 एच के अंदर 15,000 की लिमिट होती है। 194 एच में अपन कवर नहीं होंगे, क्योंकि 194 एच में सिर्फ और सिर्फ वही इंडिविजुअली अचीव कर होते हैं जिसका पिछले साल का टर्नओवर बिजनेस और प्रोफेशन से 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा हो। तो अपन बेसिकली 194 एच में तो कवर नहीं होंगे, 194 एम में कवर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने क्या करा है, 50 लाख का कम पेमेंट करा है, तो अभी तक तो मैं 194 एम में कवर नहीं हूँ। आगे देखो क्या दे रखा है, कि संजय की बात करें तो संजय को देखो, संजय को जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194 एम में, क्योंकि अपन ने जो है 50 लाख से कम पेमेंट करा है। 50 लाख से ज्यादा करते हो तो अपने को क्या करना पड़ता है, उधर टीडीएस काटना पड़ता है। अच्छा, संजय के फादर ने मिस्टर हरी a retired pensioner makes a contract payment of 15 लाख, 25 लाख एंड 12 लाख on this and this to Mr. Rajiv, a contractor for reconstruction of residential house। तो आपको एक और चीज समझता होगा कि भाई अगर 194 सी के अंदर आपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या करा है, पेमेंट करा है, तो आपको 194 सी के अंदर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि 194 एक एम कहता है, 194 एम मुझे बताता है कि भाई करंट ईयर में अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करा है, करंट ईयर में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करा है, तो आपको 5% पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये मिस्टर जो हरी है 194 सी में तो कवर होंगे नहीं, लेकिन 194 एम में जरूर कवर हो जाएंगे। कितना पेमेंट करा है, 25 + 15 कितना हुआ, 40, और
40 और 12 कितना होगा 52, तो 52 लाख का आपने क्या करा है 52 लाख का पेमेंट कराया, तो बेसिकली मिस्टर हरी को जो है टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी अंडर 194M। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर हरी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स एज पर 44 ADA। ठीक है, मिस्टर हरी ने क्या करा है ब्रोकरेज पे करा है किसको 10 लाख का ब्रोकरेज पे करा है 10 लाख का टू मिस्टर लाल अ ब्रोकर टू बाय अ रेसिडेंशियल हाउस एंड 50 लाख टू मिस्टर साम अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई क्या बोल रहा है, ये जो मिस्टर हरी है इसने कितना पेमेंट करा है, इसने जो है ब्रोकरेज का पेमेंट करा है 10 लाख का मिस्टर लाल को अ ब्रोकर टू बाय अ रेसिडेंशियल हाउस। तो अगेन देखो 44 ADA की बात करें, इसका मतलब ये है कि अपना पिछले साल का टर्नओवर कितना होगा, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख होगा। तो अपन को पता है कि भाई ये जो ब्रोकरेज है 194H में तो कवर होगा नहीं, क्योंकि 194H में वही इंडिविजुअल एच कवर होते हैं जिसका पिछले साल में बिजनेस से प्रोफेशन से टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। अच्छा, आपने 50 लाख का पेमेंट करा है किसको, मिस्टर शाम को, कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो 194C भी कवर नहीं होगा, तो बचा क्या, बचा आपका बस 194M। तो अपने को 194M में देखना पड़ेगा। अब देखो क्या रखा है, आर टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। तो अगर आप देखो नो टीडीएस प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स टू लाल एंड श्याम, क्योंकि जो भी आपने पेमेंट करा है वो बेसिकली 50 लाख से कम ही है। तो आपने ब्रोकरेज का पेमेंट करा है किसको, आपने ब्रोकरेज का पेमेंट करा है ब्रोकर को, आपने ब्रोकरेज का पेमेंट करा है ब्रोकर को कितना है, आपने जो ब्रोकरेज का पेमेंट करा है ब्रोकर को वो 10 लाख है, मतलब 50 लाख से कम है। फिर आपने जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा है कितने का 50 लाख का, तो 50 लाख से ज्यादा होता है तो आपको क्या करना पड़ता है टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन अपने तो सिर्फ 50 लाख का पेमेंट करा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई आपको जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194M के अंदर। तो नो प्रोविजंस, नो टीडीएस प्रोविजंस आर नॉट अट्रैक्टेड, टीडीएस प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे इन द हैंड्स ऑफ पेमेंट टू मिस्टर लाल एंड मिस्टर श्याम। इजी। तो देखो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या दे रखा है, इन द कोर्स ऑफ सच ऑपरेशंस अंडर 132 इन द मंथ ऑफ मई मिस्टर आकाश मेक्स अ डिक्लेरेशन अंडर 132 सबसेक्शन 4 ऑन द अर्निंग ऑफ इनकम, ठीक है, नॉट डिस्क्लोज इन द रिस्पेक्ट ऑफ 2023। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मैनर in which he has derived such income and he pays the tax along with interest on such income and declares such income in the return of income। तो आपको पता है कि भाई आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, आपकी पेनल्टी बेसिकली 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम हो जाएगी। अगर आप क्या करते हो बेसिकली सर्च के दौरान एओ को ये बता देते हो कि देखो मैंने ये इनकम कमाई है, एडमिट कर लेते हो कि भाई देखो मैंने ये ब्लैक सोर्सेज के तो इनकम कमाई है, मैंने टैक्स वैक्स पे नहीं करा है, इस तरह से कमाई है और मैं इस पर टैक्स वैक्स पे कर देता हूँ। तो आपकी जो पेनल्टी वो कितनी हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी 30% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो वही दे रखा है, भाई सर्च हुई, सर्च के दौरान आप क्या कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, हमने एडमिट कर लिया कि देखो मैंने इनकम कमाई है, एक्सप्लेन कर दे तो मैनर इन विच द इट वाज ड्राइव्ड एंड पे कर दे तो टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। लेकिन आपने जो है रिटर्न ऑफ इनकम इसको डिस्क्लोज नहीं करा, हाउएवर इट डज नॉट डिस्क्लोज सच इनकम इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो आपको जो है टैक्स वैक्स पे करके रिटर्न ऑफ इनकम में भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। आपने इनकम में डिस्क्लोज नहीं करा, रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करा, तो आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी 60%, 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 271A-B के अंदर। ईजी है। फिर देखो क्या रखा है, द एओ विद इन हिज जुरिसडिक्शन सर्वे करता है एक साइबर कैफे, कब, रात को 1 बजे इन नाइट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, सर्वे के दौरान क्या करा, सर्वे के दौरान उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करके रिटेन कर लिया अपनी कस्टडी में 12 दिन के लिए। अभी कह रहा है कि भाई सर्वे साइबर कैफे, साइबर कैफे कब तक ओपन रहता है, साइबर कैफे दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ओपन रहता है। तो सर्वे आप कब कर सकते हो, बिजनेस आवर्स में कर सकते हो। नंबर 2, आप जो है बेसिकली इंपाउंड एंड रिटेन बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या रखा है, द एओ का एक्शन इन एंटरिंग द एओ का एक्शन इन एंटरिंग द साइबर कैफे एट 1 AM एंड इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम इन ऑर्डर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। तो सर्वे में अपन क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करके रिटेन भी कर सकते हैं एंड बिजनेस आज के दौरान सर्वे कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आप जो है आपने जो है क्या करा, इंपाउंड करा है, रिटेन करा है, वो भी सही है, और आपने सर्वे करा है रात के 1 बजे, वो भी सही है। फिर देखो क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिलेशन टू इनकम, ये इन रिलेशन टू पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली देखो आप क्या कर सकते हो, ये बोला है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कब घुस सकते हो, तो सीधी सी बात है आपको बिजनेस आवर्स में घुसना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर द प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और ध्यान रखना, जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घुसते हो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, आप जो है बुक्स अकाउंट्स को लेकर नहीं जा सकते। इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉस्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस वेयर ही इज एंटर्ड बुक्स अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब आप घुसते हो तो क्या देखा है, पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घुसे हो तो आप जो है बुक्स अकाउंट्स को उठा के लेके नहीं जा सकते, बुक्स अकाउंट्स को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। तो इसने इसने पूछा था कि भाई कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमने बता दिया कि भाई आपको बिजनेस क्लास में करना है, एंड नंबर 2 आप जो है क्या नहीं कर सकते, आप जो घर पे लेके नहीं जा सकते। तो 2 and 4 कहाँ है, ये रहा 2 and 4, राइट। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है वो आपको नोट्स में भी बता देते हैं। सेक्शन 133, तो ये रहा सेक्शन 133 भी क्या कहता है कि भाई देखो आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए घुस सकते हो बिजनेस आवर्स में। ये रहा बिजनेस आवर्स में ड्यूरिंग द आवर्स व्हेन सच प्लेस इज केप्ट ओपन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, एंड आप जो है इंपाउंड नहीं कर सकते।
इंपाउंड नहीं कर सकते क्या, बुक्स अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो अपन ने वही दोनों पॉइंट्स टिक करे हैं नीचे। ये हो गया पॉइंट नंबर 4, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। By which of the following cannot be adjusted in the computation of total income while processing the return of income? तो 143 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोसेसिंग होती है आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की। तो 26 एस में 26 एस के बेसिस पे हम जो है आपकी इनकम नहीं बढ़ाते हैं, मैथमेटिकल एरर को बिल्कुल ठीक करते हैं। इनकरेक्ट क्लेम, जो आपने इनकरेक्ट क्लेम कर रखा है वो भी बिल्कुल एडजस्ट होता है। डिसलाउ कर दिया जाता है एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन जो है आपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्या नहीं करा है, अकाउंट फॉर नहीं करा है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है एडजस्ट नहीं होता, कौन सा, एडिशन ऑफ इनकम अपेयरिंग इन 26 एस विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर देखो क्या देखा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंपनी है तो कंपनी को तो बिल्कुल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही पड़ती है हमेशा। बेचारी ये दुबई गया है, ये दुबई गया है, इसने जो है क्या करा है, 4.5 लाख रुपए खर्च करे हैं। ये दुबई गया है और इसने 4.5 लाख रुपए खर्च करके, तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि भाई आरओआई की अपनी की ड्यू डेट क्या होती है, आरओआई की ड्यू डेट क्या होती है, एंड आरओआई आपको जो है कब कब फाइल करनी पड़ती है। उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें अपने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, राइट। उसमें कुछ कंडीशंस देखी थी, वो कंडीशन दिखा देते हैं आपको कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा करते हो, या फिर फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा आप जो है 2 लाख से ज़्यादा करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है। तो अपने केस में यही हो रहा है ना कि भाई आपने जो है 2 लाख से ज़्यादा का क्या करा है, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर करा है, तो आपको जो है रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी। मिस्टर मनोहर जिसकी एज 66 ईयर्स है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 3,50,000 है, तो इसकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है बिफोर अलाउिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो बेसिकली इसको भी जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। मिस्टर मोना अ नॉन रेसिडेंट, मोना डार्लिंग सोना कहाँ है, ये मिस्टर मोना है, मिस्टर मोना अ नॉन रेसिडेंट हैविंग एसेट्स, ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, और इसके एसेट्स हैं इंडिया में 2 करोड़ के और आउटसाइड इंडिया 5 करोड़ के। अच्छा, इसने इंडिया में कोई इनकम नहीं कमाई, तो सीधी सी बात है इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या बता रखा है, मिस्टर राम बॉर्न इन 1964 हैज अ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,90,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम। इट डज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, लेकिन भाई साहब ने जो है क्या करा है, पूरे साल में 1,20,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, 1 लाख से ज्यादा भर दिया, आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही पड़ेगी। तो यस, राम इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है 10,000 पर मंथ, मतलब जो क्या कर रहा है पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा के हैं, तो आपको जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। अब देखो क्या दे रखा है, मिस्टर मयंक जिसकी एज क्या है 50 ईयर्स है, उसने अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, कितने की, 30 लाख की बेची है। उसने अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है 30 लाख की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, जब एचडीबी कितनी थी, 38 लाख थी। तो आपको जो कैपिटल गेन्स निकालते समय क्या करना था, 38 लाख की एचडीबी लेनी थी, लेकिन भाई ने क्या करा, भाई ने जो है 30 लाख की एचडीबी लेके, सॉरी 30 लाख की सेल कंसिडरेशन लेके कैपिटल गेन्स निकाल दिए 5 लाख के। तो आपने 50 सी पढ़ रखा है ना, 50 सी ये कहता है कि भाई अगर आपकी एचडीबी 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो आपकी जो एचडीबी है उसको हम क्या मानेंगे, उसको जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। इस केस में इस भाई को जो है कैबिन्स निकालने चाहिए थे 38 लाख को कंसिडर करते हुए, लेकिन इसने जो है क्या करा, इसने जो है 30 लाख को कंसिडर करते हुए 5 लाख के कैबिन्स निकाले। He completed a long term capital of 5 lakh by taking the full value of consideration of as 30 lakh and tax accordingly इसने क्या करा, इसने टैक्स अकॉर्डिंगली पे कर दिया। 5 लाख का 20% टैक्स कितना हो गया, 1 लाख प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना निकल के आया, 1,04,000। तो ये 1,04,000 तो टैक्स हो गया 139 सबसेक्शन 1 में। करंट ईयर में भाई क्या बोलता है कि वांट्स टू करेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बाय फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, वो जो है बेसिकली अपडेटेड रिटर्न फाइल करके इस 30 लाख की वैल्यू को जो है करना चाहता है, 30 लाख की वैल्यू को जो है 38 लाख करना चाहता है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अपना प्रीवियस ईयर क्या था, प्रीवियस ईयर था 20-21, असेसमेंट ईयर क्या हो गया 21-22। असेसमेंट ईयर के विदिन 12 मंथ्स करते हो तो आपको जो है करना पड़ता है 25% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इससे मुझसे यही पूछ रहा है कि भाई आप अपडेटेड फाइल करना चाहते हो करंट ईयर में, आपको कितना एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है, अज्यूमिंग दैट द कैपिटल गेन्स वाज द ओनली इनकम ऑफ मिस्टर मयंक। तो ये नॉर्मल तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताऊँ मुझे, आपने जो है 30 लाख का सील कंसिडरेशन माना था, कैपिटल गेन्स निकाले थे कितने के, 5 लाख के, तो आपका जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपका 25 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपका 25 लाख का। अब अपने को क्या करना है, अपने को जो है 38 जो है क्या लेनी है, 38 लेनी है अपने को सेल कंसेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना निकाला मैंने, 25 लाख, तो 38 माइनस 25 कितना हो गया, 13, 13 का 20% हो गया 2,60,000 प्लस 4% करूंगा तो कितना आ गया, 2,70,400। आपने पहले कितना टैक्स पे कर दिया, 1,04,000 का, 2,70,400 माइनस 1,04,000 कितना निकल गया, 166,400 आपको जो है एडिशनल इनकम टैक्स निकल के आया। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 166,400 बेसिकली आपको क्या निकल के आया कि भाई आपको एडिशनल कितना टैक्स पे करना है अंडर 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 अपडेटेड रिटर्न। फिर अपडेटेड रिटर्न के केस में आपने देख रखा है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कितने का, जितना भी आपका निकल के आया है टैक्स उसका 50%। तो अपन क्या करेंगे 83,200, तो ये रहा एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 83,200। तो बेसिकली 166,400 तो क्या है मेरी नॉर्मल लायबिलिटी है एज पर अपडेटेड रिटर्न जो मुझे भरनी है, और उसके अलावा मुझे एडिशनल टैक्स कितना बनना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स बनना पड़ेगा 50% ऑफ द 50% ऑफ एडिशनल टैक्स। तो बेसिकली 166,400 का 50% करूंगा तो आ जाएगा 83,000। ठीक है, ये भी अपन ने देख रखा है, अपडेटेड रिटर्न का दिखा देता है आपको कंसेप्ट।
ये अपडेटेड रिटर्न, एडिशनल टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो बेसिकली अगर आप अपडेटेड फाइल कर देते हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, कितना हो जाएगा 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न। और अगर आप आफ्टर 12 मंथ्स फाइल कर रहे हो, अगर आप आफ्टर 12 मंथ्स फाइल कर रहे हो फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट बट बिफोर 24 मंथ्स, तो 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न। और अपना जो है टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न कितना आया था 166,400, इसका क्या हो जाएगा एडिशनल टैक्स कितना हो जाएगा 50%। इजी। इसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट को तो आप इग्नोर कर ही दो। ऑल राइट, आगे देखो क्या दे रखा है। अ सर्वे इज कंडक्टेड, अ सर्वे इज कंडक्टेड अंडर 133A इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर आरव। आरव के घर पे सर्वे हुआ। एंड अ सर्च इज कंडक्टेड अंडर 132 इन द प्रीमाइसेस ऑफ हिज फ्रेंड अर्जुन। तो अर्जुन के घर पे क्या हुआ सर्च हुआ, आरव के घर पे क्या हुआ सर्वे हुआ। एओ ने क्या करा इशू कर दिया नोटिस अंडर 148 फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, 21, 22 एंड 22, 23 टू मिस्टर आरव एंड मिस्टर अर्जुन। अच्छा, हाउएवर सच नोटिसेस वर नॉट अकम्पनीड बाय 144A। तो आपको एक चीज समझता है कि भाई 144 148A का नोटिस आपको कब कब इशू करने की जरूरत नहीं है। तो 148A दिखा देते हैं आपको। तो अगर आप 148A देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है कि भाई 148A का नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। कब? जब सर्च हुई है या फिर रिक्विजिशन हुआ है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर ये अलग बात हो गई। तो सर्च, जब सर्च होती है, जब बेसिकली सर्च होती है तो 148A का आपको ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्वे के दौरान आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सर्वे इधर कवर्ड नहीं है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, अपन ने जो है सर्च करी सर्वे करी, दोनों में नोटिस इशू कर दिए 148 के, लेकिन हमने 148A का ऑर्डर पास नहीं करा। तो सर्च में अलाउड है, सर्वे में अलाउड नहीं है। तो हमें वही बताना है कि भाई देखो एक्शन ऑफ एओ इन इशूइंग नोटिस अंडर 148 इज वैलिड इन द केस ऑफ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के केस में क्या हुई है सर्च हुई है, लेकिन आरव के केस में वैलिड नहीं है। आरव के केस में जो है वैलिड नहीं है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट बोले तो अपना ऑलमोस्ट 50 मिनट का हो चुका है, मैक्सिमम 30 मिनट में बाकी सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर कर रहे हैं अपन। मिस्टर राजेश इज अग्रीड by an order passed by the Commissioner of Income Tax imposing penalty under 270A. What is the appellate remedy available to him under the Income Tax Act? तो कमिश्नर की अपील्स कहाँ पे जाती है, आईटेट के पास जाती है, विद इन 60 डेज जाती है। तो आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। अभी बोला है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपेलेबल बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो क्या देखा है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास बाय एओ इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। ये कहाँ पर अपेलेबल होता है, ये बेसिकली आईटेट के पास अपेलेबल होता है। तो आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। बाकी सारे ऑर्डर जो है, सारे ऑर्डर जो है आप क्या कर सकते हो, सीआईटी के पास जो है अपील फाइल कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ पेनल्टी अंडर 271B, या फिर ऑर्डर मेड अंडर 163 ट्रीटिंग द एसएससी एज एन एजेंट ऑफ एनआर, या फिर ट्रीटिंग द पर्सन एज एसएससी इन डिफॉल्ट। इजी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर अंडर 263 where such an order is erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of the revenue। तो कौन कौन से ऑर्डर्स अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि 263 के अंदर एओ का ऑर्डर और टीपीओ का ऑर्डर क्या हो सकता है, बेसिकली रिवाइज हो सकता है। तो ऑर्डर पास बाय एओ अपन क्या कर सकते हैं, इनांस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से जो कमिश्नर है वो टीपीओ का ऑर्डर को क्या बोल सकता है, टीपीओ का ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, वो कह सकता है कि तू जो है फ्रेश ऑर्डर पास कर। टाइम लिमिट क्या होती है, टाइम लिमिट होती है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। बेसिकली दोनों ऑर्डर्स पे क्या हो सकता है, 263 के अंदर रिवीजन हो सकता है। ऑलराइट, इजी। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है। तो मिस्टर एक्स इज अग्रीड बाय द ऑर्डर पास अंडर 143 सबसेक्शन 3 बाय द एओ। तो कहाँ पे जाओगे, सीआई टेबल्स के पास जाओगे। मिस्टर वाई इज अग्रीड बाय द ऑर्डर पास अंडर 272A बाय द डायरेक्टर जनरल। 272A ने जो है डायरेक्टर जनरल ने क्या कर रखा है, ऑर्डर पास करा है। कहाँ जाओगे, आई के पास जाओगे। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को जाना पड़ेगा सीआईटी अपील्स के पास, और मिस्टर वाई कहाँ जाएगा, मिस्टर वाई जो है आई के पास जाएगा। तो देखो क्या देखा है, मिस्टर एक्स हैज टू फाइल अपील अंडर 246 से बिफोर सीआईटी अपील्स विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस और नोटिस ऑफ डिमांड। एंड मिस्टर वाई को क्या करना पड़ेगा, 253 के अंदर आईटेट के पास जाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा अपना पॉइंट नंबर सी। चेक कर लेते हैं फोर्थ का सी, होगा अपना फोर्थ का सी, राइट। फोर्थ डन। अच्छा, ये जो फिफ्थ वाला है ना, ये फिफ्थ वाला बेसिकली फोर्थ वाला ही क्या हो गया है, फोर्थ वाला ही कॉपी हो गया। तो इसको एक बार काट देना। आपको जो पीडीएफ मिली होगी टेलीग्राम पे वो रिवाइज ही होगी, तो उसमें टेंशन मत लेना आप। तो ये अपील से रिवीजन हो गया। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे आ जाओ। अच्छा देखो क्या दे रखा है कि भाई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कौन से स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं माने जाते। तो असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्च, ये स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं होता। असेसमेंट ऑर्डर जो सर्वे के दौरान हुआ है, ये भी जो है बेसिकली आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में ठीक नहीं हो सकता। एंड असेसमेंट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द एग्रीमेंट रिफर टू इन 90 ये भी बेसिकली जो है आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है। देयरफॉर अभी क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो तीनों के तीनों स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। तो इन तीनों पे जो है आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पास नहीं जा सकते। अच्छा देखो क्या देखा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट सेटिस्फाइड द स्पेशल कंडीशन फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन बिफोर द डीआरपी। किस किसने जो है सेटिस्फाई नहीं करी कंडीशंस।
तो उसमें कंडीशंस दे रखी है कि भाई आप जो है कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मिस्टर वाई हु इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी। इसी तरह से मिस्टर एक्स हु इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, मतलब ये भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, मिस्टर ए इन रिस्पेक्ट ऑफ होम पेनल्टी अंडर 271D हैज बीन लिवाइड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 216 एसएस, तो ये वाली जो है ये वाली कोई कंडीशन नहीं है। फिर देखो क्या रखा है, मिस्टर एक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग अंडर द ब्लैक मनी एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड। तो इन तीन लोगों ने क्या कर रखा है, इन तीन लोगों ने बेसिकली कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करा है। और कंडीशंस मुझे क्या बताती है कि भाई आप इन रिस्पेक्टिव एक्ट्स में जो है आप इन रिस्पेक्टिव एक्ट्स में कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। ये तीनों क्या है, कन्विक्टेड है। तो पॉइंट नंबर 1 2 3, तो क्या दे रखा है पॉइंट नंबर 1 2 3 में एक्स वाई और जेड, तो बेसिकली अपना आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट सेटिस्फाई द स्पेशल कंडीशन, तो इन तीन लोगों ने जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, तो बेसिकली ये तीन लोग जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं जा सकते। इजी। फिर देखो क्या देखा है, मिसलेनियस प्रोविजंस फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, इसके लिए आपको जो है एसएफटीआरए देखना पड़ेगा, अभी दिखा देते हैं आपको। क्या कह रहा है ये कि भाई फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एक कंपनी ने जो है 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। इट रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 लाख फ्रॉम मिस्टर वी। अच्छा, 5 लाख मिला है डब्ल्यू से, 8 लाख मिला है किससे, एक्स से, मतलब कंपनी ने शेयर इशू करें। और ये जो है ना वी डब्ल्यू एक्स वाई, इन लोगों ने क्या करा है, पैसा दिया है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वाई ने जो है 10 लाख के शेयर सब्सक्राइब करें, जेड ने जो है 12 लाख के शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा, फिर देखो क्या देखा है, इन एडिशन टू द अमाउंट of less than 1 lakh from the other applicants, which of the above receipts is the company required to report in the SFTRA। तो आपको जो है एक बार SFTRA दिखा देते हैं। SFTRA में कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वो दिखा देते हैं। तो देखो ये रहा SFTRA में अपने को जो है कोई भी कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, कहाँ गया, ये रहा। अगर कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, तो उसको जो है सरकार को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या, रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ 10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इशूड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द शेयर एप्लीकेशन मनी। किसी कंपनी को, जब किसी कंपनी ने क्या करें, शेयर इशू करें किसी पर्टिकुलर पर्सन से 10 लाख या उससे ज़्यादा, 10 लाख या उससे ज़्यादा क्या मिला है, पैसा मिला है फॉर एक्वायरिंग शेयर्स या फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब सामने वाले ने एटलीस्ट कंपनी के जो है 10 लाख रुपए के शेयर सब्सक्राइब करें, तो कंपनी को जो है क्या करना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को। अब इस केस में देखो 2 लाख सब्सक्राइब करें वी ने, मतलब 10 लाख से कम है। 5 लाख हो गया, इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। 8 लाख को रिपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मिस्टर वाई ने जो है 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, तो अपन इसको रिपोर्ट करेंगे। मिस्टर जेड ने जो है 12 लाख के शेयर्स खरीदे, तो इसको रिपोर्ट करा जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ओनली 10 लाख फ्रॉम मिस्टर वाई एंड 12 लाख फ्रॉम मिस्टर जेड, हम क्या करेंगे, बेसिकली रिपोर्ट करेंगे। ईजी है। अच्छा देखो क्या रखा है, कैन द एओ एक्सेप्ट बैंक गारंटी इन लिeu ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, तो आपको पता है कि भाई प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में अगर एसएससी बैंक गारंटी दे देता है शेड्यूल बैंक से, तो आप जो है क्या कर सकते हो, एओ बेसिकली उस बैंक गारंटी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम कहेंगे येस ही कैन डू सो। अगर एसएससी क्या करता है, फर्निश करता है गारंटी फ्रॉम द शेड्यूल बैंक फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी अटैच्ड फॉर अमाउंट विच इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। 281 भी देख रखा है ना, आपको 281 भी दिखा देते हैं। 281 में ये साफ साफ चीज़ दे रखी है। 281 बी, तो 281, देखो 281 बी में क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट होता है। 281 बी में क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट होता है। इसके अंदर नीचे अपने को बता रखा है कि अगर एसएससी क्या करता है, एसएससी जो है बैंक गारंटी दे देता है। एसएससी अगर देखो ये रहा, हम्म, 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 ये रहा, एओ शैल रिवोक प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर एसएससी क्या करता है, गारंटी दे देता है फ्रॉम द शेड्यूल बैंक फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच, मतलब बेसिकली अगर एसएससी जो है बैंक गारंटी दे देता है, तो एओ क्या करेगा, एओ जो है प्रोविजनल अटैचमेंट रिवोक कर देगा। तो आंसर हो गया इसके अंदर अपना क्या, इसके अंदर अपना आंसर हो गया बिल्कुल, एओ जो है क्या कर सकता है, एओ जो है बैंक गारंटी एक्सेप्ट कर सकता है। फिर देखो क्या दे रखा है, एओ ने 271 एडी के अंदर 50 लाख की क्या करी है, पेनल्टी लगाई है, क्या वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। तो आपने पढ़ रखा है कि भाई पेनल्टी अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 271 एडी की पेनल्टी 2 करोड़ से ज़्यादा है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो। अपने लिख रखा है देखो ये रहा, पेनल्टी जब 2 करोड़ से ज़्यादा है तभी अपन क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है, इधर 50 लाख है, देयरफॉर आप प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड अ बैंक रिपोर्ट इन इट्स एसएफटीआरए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन अपने को रिपोर्ट करने रहते हैं। तो देखो कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की बात करें तो पहले आप पढ़ लो। आपको दिखा देते हैं एसएफटीआरए। एसएफटीआरए देखो ये रहा, ये क्या कहता है, ये मुझे ये कहता है कि भाई अगर बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक ने क्या करा है, कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट करें या फिर कैश विड्रॉल्स करा है, किसी पर्सन ने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा करा है, पैसा विड्रॉ करा है, और 50 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन ऑफ द करंट अकाउंट, इन और फ्रॉम वन और मोर ऑफ द करंट अकाउंट, तो बैंक को जो ये वाले ट्रांजेक्शन सरकार को रिपोर्ट करने पड़ते हैं कि भाई देखो इस बंदे ने क्या करा है, इस बंदे ने इतना पैसा जो है डिपॉजिट कराया है, इतना पैसा बेसिकली विड्रॉ कराया है।
अच्छा इसी तरह से कैश डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो अगर आप क्या करते हो बेसिकली पैसा जमा कराते हो सेविंग बैंक अकाउंट में, पैसा जमा कराते हो सेविंग बैंक अकाउंट में, तो भी बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब एक एक करके चलते हैं, देखो कैश पेमेंट इन एग्रीगेट ऑफ 6 लाख बाय मिस्टर एक्स फॉर द परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, क्या रिपोर्टिंग करने की जरूरत है क्या? देखो इधर आ जाओ। बैंक को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है जब पर्सन क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट को परचेज करता है 10 लाख से, एटलीस्ट 10 लाख का। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपने 6 लाख का परचेज करा तो बैंक को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 26 लाख बाय मिस्टर वाई इन इस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आपने करंट में 26 लाख रुपए जमा कराए हैं। अच्छा करंट अकाउंट में अगर आप क्या करते हो, करंट अकाउंट में एग्रीगेट एटलीस्ट 50 लाख जमा कराते हो तो बैंक को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। आपने 26 लाख कराए हैं मतलब आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 12 लाख बाय मिस्टर जेड इन इज सेविंग बैंक अकाउंट, तो बेसिकली क्या करा है आपने, आपने जो है सेविंग बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए जमा कराए हैं। मैंने आपको बता दिया था, देखो ये रहा। एटलीस्ट अगर 10 लाख रुपए जमा करा दिए आपने सेविंग बैंक अकाउंट में तो बैंक को जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो बैंक क्या करेगा, इस थर्ड वाले केस में रिपोर्टिंग करेगा। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, विड्रॉल्स ऑफ 55 लाख टू बियरर चेक बाय मिस्टर ए फ्रॉम इस करंट अकाउंट, तो अपने पढ़ रखा है ये रहा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से अगर आप एटलीस्ट 50 लाख का डिपॉजिट विड्रॉल कर दो आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, तो क्या करेंगे अपन, रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब बैंक रिपोर्टिंग करेगा। अच्छा क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 12 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मेड बाय बी बाय अकाउंट पे चेक, अगर आप नीचे देखोगे तो ये रहा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहा है एटलीस्ट 10 लाख का बाय एनी अदर मोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इधर 12 लाख का पेमेंट हुआ है क्रेडिट कार्ड का, तो बैंक जो है रिपोर्टिंग करेगी। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय कैश, तो इधर देखोगे आप, अगर आपने जो है क्या करा है 1 लाख या उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करा है कैश में, तो बैंक को रिपोर्टिंग करने की जरूरत होती है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, 80,000 है, देखो रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ 3, 4, 5, तो आंसर हो जाएगा अपना पॉइंट नंबर बी। अच्छा इसके लिए आपको जो ये एस की नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए आपको एस की नॉलेज होनी चाहिए। और अगेन अगर आपको ये नोट्स चाहिए मेरे, तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में मैंने लिंक डाल रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जो है चैनल को ज्वाइन करके नोट्स की पीडीएफ फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर देखो क्या दे रखा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन ट्रेडिंग गुड्स अवेल द फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम अ कंपनी, तो एबीसी ने जो है एक्स वाई से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। अच्छा देखो 10/4/2023 को 8 लाख हमने क्या लिया है, लोन लिया है। तो 10/4/2023 को हमने 8 लाख का लोन लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होता है, ये 10 तारीख हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि 15/6/2023 को आपने जो है 6 लाख अकाउंट पे चेक से रिपे कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने 8 लाख का लोन लिया था, 6 लाख क्या करे, रिपे कर दिए, मतलब ये 2 लाख का क्या है, ड्यू अकाउंट पड़ा है आपका। अब फिर आपने नेक्स्ट अगली अगली बार क्या करा, 3/7/2023 को 50 लाख कैश में रिपे कर दिए, तो क्या हो गया, बेसिकली आपने जो है 269 टी का वॉल्यूशन कर दिया। वो ये कहता है कि भाई आप जो है 20 साल या उससे ज़्यादा अगर आप क्या करना चाहते हो, रिपेमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली कैश के अलावा पे करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली कैश के अदर देन कैश के मोड से पे करना पड़ेगा, मतलब आप कैश में पे नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। अच्छा 3/7/2023 को 2 लाख का अमाउंट क्या था, ड्यू था, 2 लाख का अमाउंट क्या था, ड्यू था। अच्छा 269 आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से मेरा जो है ड्यू 20 साल या उससे ज़्यादा का है, तो जो मुझे रिपेमेंट करना है ना बाद में, 1 रुपया भी जो है मैं कैश में रिपेमेंट नहीं कर सकता। तो अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने 50 साल का रिपेमेंट कर रखा है, मतलब इधर अपना वॉल्यूशन हो गया, इधर मेरा क्या हो गया, वॉल्यूशन हो गया, तो पेनल्टी लगेगी मेरी कितने की, इक्वल टू द अमाउंट की। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आपको मैं एक बार 269 टी भी बता ही देता हूँ, मे भी शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अपन ने बोला क्या। 269 टी, 269 टी, देखो ये रहा। 269 मुझे क्या कहता है कि भाई नो ब्रांच ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और और कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ फर्म और अ पर्सन, मतलब कोई भी बंदा रिपे नहीं कर सकता लोन या डिपॉजिट अगर अमाउंट ऑफ लोन या डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम 20 साल या उससे ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ लोन या डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम पेबल, पेबल क्या है, 20 साल या उससे ज़्यादा है, समझ में आ गई बात। तो अगर आपका जो लोन पेबल है वो 20 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप 1 रुपया भी जो है कैश में रिपेमेंट नहीं कर सकते। अपने केस में यही हो रहा था, अपना केस में तो 2 लाख का ड्यू था, तो पेबल कितना है, 2 लाख है, तो आप 1 रुपया भी जो है कैश में पे नहीं कर सकते। आपने क्या करा, 50 पे कर दिया, तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। अच्छा मुझे बताओ आप कितना ड्यू हो गया, अब बेसिकली आपका जो है 1.5 लाख का ड्यू हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेसिकली 3 तारीख को जो है आपने क्या करा, 1.5 लाख रुपये और रिपे कर दिया, मतलब आपका बैलेंस हो गया जीरो, आपने सब कुछ रिपेमेंट कर दिया ना। अच्छा फिर क्या होता है, 3/8 के बाद आता है 18/8/2023, आपने जो है 18,000 कैश में लिया, 18,000 कैश में लोन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 269 एसएस कहता है 20 साल तक का आप लोन ले सकते हो। अच्छा 20 साल या उससे ज़्यादा का, 20 साल या उससे ज़्यादा का आपको जो है लोन लेना है, तो अदर देन कैश लेना पड़ेगा। आपने तो 20 साल से कम का लोन लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 18/8 के बाद कौन सी डेट आती है, 18/8 के बाद डेट आती है आपकी 1/9, आपने क्या करा, 15,000 कैश में रिपे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 अपने कैश में रिपे कर दिया, 269 का वॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट पेबल है वो कितना है, 18,000 है, मतलब 20 साल से कम है। अच्छा 1/9 के बाद तारीख आती है, 1/9 के बाद तारीख आती है आपकी 19/9/2023,
19/9/2023 की आती है तारीख। अच्छा, अपन ने जो है 15,000 में से क्या करा था, 15,000 में से सॉरी 18,000 में से 15,000 का रिपेमेंट कर दिया था, बचा कितना, 3,000 बचा। अब मैंने क्या करा, 12,000 वापस कैश में क्या लिया, 12,000 कैश में वापस लोन लिया। 269 एसएस का कोई वॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अपना जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन आज की डेट पे कितना है, आज की डेट पे 3,000 था, 12,000 और में ले लिया तो 15,000 है, 20,000 से कम ही है। फिर मैंने क्या करा, 15,000 जो है वापस कैश में रिपे कर दिया, तो मेरा बैलेंस हो गया नील बटा सन्नाटा। तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूशन कहाँ पर हुआ, वॉल्यूशन बेसिकली ये 50,000 का वॉल्यूशन हुआ, पेनल्टी लगेगी 269 टी 269 टी का वॉल्यूशन कराए, पेनल्टी 269 टी की कहाँ लगती है, देखो ये रही 269 टी की पेनल्टी लगती है 271 ई के अंदर। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर बेसिकली होगा कि भाई आपको जो है 271 ई के अंदर 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लॉजिकली समझ में आ रही है। तो कितना कंसेप्चुअली कितना शातिर दिमाग लगा के आईसीआई ने क्या करा, आपके दोनों सेक्शन टेस्ट करे। तो डेट वाइज चलना है आपको, एग्जाम में डेट वाइज चलना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, आपको डेट वाइज चलना है। और आपको जो है 269 एसएस और 269 टी का जो है अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। दिनेश रेसिडेंट इंडिविजुअल 47 ईयर्स का है, उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है, उसकी टोटल इनकम निकल के आती है 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 18 लाख की। क्या पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अच्छा, 18 लाख का जो है टैक्स निकालो, 18 लाख का टैक्स निकालेंगे अपन। अच्छा, अप टू बेसिकली 3 लाख तो हो गया नील, 3 लाख से 6 लाख कितना हो जाएगा, 5%। फिर 6 लाख से 9 लाख 30%, 6 लाख से 9 लाख 10%, फिर उसके बाद 15%, फिर उसके बाद 15% के बाद 20%, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो देखो इधर 3 लाख हो गया, सॉरी इधर 3 लाख हो गया नील, फिर ये 6 लाख हो गया, फिर ये 9 लाख हो गया, फिर ये 12 लाख हो गया, ठीक है, और ये 15 लाख हो गया। और 15 लाख से ज़्यादा पे अपन क्या करेंगे, 15 लाख से ज़्यादा पे जो है अपन 30% टैक्स पे करेंगे। मेरी इनकम कितनी है, 18 लाख की है, तो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा तो कितनी निकल के आएगी, 15, 30, 45, 60,000, और 3 लाख का 30% कितना होता है, 90,000। करो कितना आ रहा है, 90,000, 90,000 करूँगा मैं, प्लस 15,000, प्लस 30,000, प्लस 45,000, प्लस 60,000, कितना हो गया ये टोटल आपका हो गया कितना, 2,40,000। प्लस क्या करूँगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करूँगा, तो आपका टैक्स पेबल निकल के आएगा 4,249,600, और पेनल्टी कितनी लगेगी, 50% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो इसका क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1/2 कर दूंगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 124,800 की। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस 18 लाख पे जो है 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। उस टैक्स लायबिलिटी का 50% क्या होता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी का 50% आपकी जो है पेनल्टी होती है अंडर 270 ए फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। इजी। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मिस्टर महेश इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ 2 गोल्ड चेन ऑफ 50 ग्राम, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,45,000 इंटू 2। अच्छा, ये बोला है कि भाई 115 बीबी में कितना टैक्स लगेगा, तो आपने जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मान ली जाएगी। 115 बीबी में 78% टैक्स लगता है, क्या करेंगे अपन, 1,45,000 इंटू टू का 78% कितना हो गया, 2,26,200, ठीक है। तो 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका बैठेगा कितना, 78%। फिर देखो क्या दे रखा है, मिस्टर गणेश और मिस्टर राजेश रेसिडेंट इंडियन से कब बॉर्न हुए थे, एक साथ 2000 या एक साथ 1963 में बॉर्न हुए थे, एक साथ 1963 में बॉर्न हुए थे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 2024 तक की कहानी, 31/3/2024 तक की कहानी, तो इसके लिए 60 साल का बनेगा। ये क्या बना, 60 साल का बना। अच्छा, एक और चीज़ देखो, मिस्टर गणेश एंड मिस्टर राजेश रेसिडेंट बॉर्न ऑन एक साथ 2000 1963 एंड एक 4 1944, एक 4 1944 रिस्पेक्टिवली, हैव नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। हाउएवर द टोटल इनकम कितनी निकल के आई, 144 में 8 लाख और 5 लाख की निकल के आई। इस पेनल्टी लिवाइबल। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा तो अपन अज्यूम करेंगे कि भाई 115 बीएससी ले रखा है। अब जब 115 बीएससी लेते हो तो अपन को जो है एज भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो उसको भूल जाते हैं अपन। 115 बीएससी में मिस्टर गणेश की जो है इनकम निकल के आई कितनी, 8 लाख। तो 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, अगर 8 लाख पे टैक्स निकालते हैं अपन, देखो ये रहा 3 लाख तक नील, 6 लाख पे कितना, 6 लाख तक बेसिकली 15%, फिर 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 35,000। 35,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेट करा तो कितना निकल के आया ये देखो आपका 36,400 निकल के आया। इसका 50% जो है मेरी पेनल्टी लगेगी, तो 18,200 की पेनल्टी लगेगी गणेश के केस में। कुछ नहीं करा, बस अपन ने 8 लाख की इनकम पे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स निकाला, और टैक्स के आपको स्लैब पता है ना, अप टू 3 लाख तक नील, फिर अप टू 6 लाख तक 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%। अच्छा, अब एक और चीज समझना, राजेश की इनकम कितनी निकल गई, 5 लाख निकल गई। तो आपको एक चीज समझता है कि भाई 115 बीएससी में, 115 बीएससी में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको जो है कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपका टैक्स कितना बनता है, 0। पेनल्टी कितनी लगेगी, 0 की। तो नो पेनल्टी इज रिवाइबल इन द हैंड्स ऑफ राजेश। इजी है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अरविंद अरविंद ने क्या करा, एक बैंक अकाउंट ओपन करा कंट्री पी में ऑन 1/7/2020। उसने डिपॉजिट कराया कितने का, डिपॉजिट कराया फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 5 लाख ऑन 1/7/2020। फिर उसने 7 लाख जमा कराया 1/10 को, फिर उसने क्या करा 12 लाख जमा कराया 1/9/2022 को, फिर 25 लाख जमा कराया 1/3/2024 को, इन दैट बैंक आउट ऑफ द इंडियन इनकम जिस पे आपने टैक्स पे नहीं करा है। आगे ये कह रहा है कि जो 12 लाख आपने डिपॉजिट करा था ना, ये विड्रॉ करके करा था, इज मेड आउट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अर्लियर डिपॉजिट। जो आपने अर्लियर अर्लियर क्या करे थे, अर्लियर बेसिकली आपने डिपॉजिट करे थे, पहले विड्रॉ करा फिर डिपॉजिट कर दिया।
तो अपन को पता है कि जब आप क्या करते हो, विड्रॉ करके डिपॉजिट करते हो, तो उसको कंसिडर नहीं करा जाता, दो दो बार थोड़ी कंसिडर करेंगे। अच्छा फिर देखो क्या देखा है, फर्दर आउट ऑफ 25 लाख डिपॉजिटेड बाई हिम ऑन 1/3/2024, मिस्टर अरविंद विड्यू 2 लाख फ्रॉम 2 लाख ऑन 31/3/2024। तो विड्यू कर लिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख आपने क्या करा, विड्रॉ कर लिया। तो हम तो सारा डिपॉजिट देखते हैं। अभी बोला है कि भाई वैल्यू फंड डिस्क्लोज एसेट कितना होगा, तो सीधी सी बात है 5 + 7 + 25 कितना हो गया, 37। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि भाई आपने जो है एक फ्लैट एक्वायर करा था कंट्री बी में 2018-19 में 50 लाख का। 50 लाख का जो आपने पैसा दिया था, 20 लाख तो व्हाइट मनी से दिया था, 30 लाख जो है ब्लैक मनी से दिया था। आज की डेट पे इसकी वैल्यू है 90 लाख। 1/4/2023 की डेट पे इसकी वैल्यू 90 लाख। ब्लैक मनी में कितनी इनकम एसेस होगी आपकी, तो आपको पता है कि भाई 90, 90 का मैं प्रपोर्शन कर दूंगा, 90 × 30 / 50। तो 50 में से टोटल प्रपोर्शन ब्लैक मनी का कितना था, 30 था। तो 50 में से टोटल प्रपोर्शन ब्लैक मनी का 30 था, तो बेसिकली 90 में कितना हो जाएगा, तो 90 × 30 / 50 करोगे तो आ जाएगा आपका 54 लाख। इजी है ना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन देख लेते हैं। अच्छा देखो क्या देखा है, एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड इंडियन कंपनीज है, दोनों क्या है, इंडियन कंपनीज है, विच हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख आउटसाइड इंडिया टू मिस्टर पी आई एन आर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन आरडीबी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी, इशूड इन मई 2023 एंड अगस्त 2023। तो आपको पता है ना कि इधर रेट क्या होती है, दिखा देते हैं आपको, चलो। 115, देखो ये रहा। तो अगर किसी एनआर को इंडियन कंपनी से, अगर किसी एनआर को इंडियन कंपनी से, देखो इसमें क्या रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन मनी बोरोड बाय देम इन फॉरेन करेंसी अंडर द लोन अग्रीमेंट मेड ऑन और बिफोर 30/6/2023। तो उस केस में क्या है कि अगर लोन इशूड है, लोन इशू हो रखा है कब, लोन इशू हो रखा है 1/4/2020 से लेके 30/6/2023 तक, और लिस्टेड है आईएफएससी में, तो टैक्स लगेगा 4%। और अगर लोन इशू हुआ है आफ्टर 30/6/2023 एंड लिस्टेड ऑन आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज, तो टैक्स रेट कितना लगेगा, 9% लगेगा। इधर क्या हो रहा है, देखो क्या रखा है, दो कंपनी से, इंडियन कंपनी से, विच हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ऑन 1 लाख आउटसाइड इंडिया टू मिस्टर पी एन आर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन आरडीबी इश्यूड, आरडीबी हमने इशू करें, लिस्टेड कहाँ पर है, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। देखो आरडीबी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, listed on recognized stock exchange located in IFSC, issued in this and this respectively, which of the following statement is correct, or liability relating to the liability of M and N to deduct TDS on interest payable to M। तो जो कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है इन दोनों को, उस पर टीडीएस कितना काटेगी, तो अपन ये देख रखा है कि भाई वैसे तो टैक्स कटना चाहिए कितने पे, 5% पे, वैसे तो टैक्स कटना चाहिए 5% पे, लेकिन क्योंकि जो आरडीबी लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4% पे टैक्स लगेगा। और ये 4% 9% हो जाएगा अगर लोन इशू हुआ है आफ्टर 30/6/2023। तो अपने केस में बता रखा है, एक तो कब है, मई में है, और एक अगस्त में, अगस्त बोले तो 30/6/2023 के बाद, तो कितना हो जाएगा, 4% और 9%, प्लस अपन क्या करेंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करेंगे, तो टीडीएस कितना कटेगा, 4% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4.16%, और ये कितना हो जाएगा, 9% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 9.36%। कीजिए। अच्छा आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अपन ने 115 एसी क्यों नहीं लगाया, तो अपन ने 115 एसी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, इनकम फ्रॉम बॉन्ड से और जीडीआर है, लेकिन आपने जो है परचेज करे होने चाहिए फॉरेन करेंसी में। तो एनआर या फॉरेन कंपनी क्या करती है, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में क्या करती है, परचेज करती है क्या, बॉन्ड्स या जीडीआर। तो उस केस में क्या लगता है, उस केस में जो है बेसिकली, उस केस में आपको जो है 115 एसी लगाना होता है। यहाँ पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई अपन ने किस किस करेंसी में परचेज करा है, तो अपन ये मानेंगे कि भाई अपन ने इंडियन करेंसी में ही परचेज करा है। तो उस केस में अपना केस कहाँ फॉल करेगा, उस केस में जो है अपना केस बेसिकली इधर ही फॉल करेगा कि भाई आप इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा बोरो करा है, इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने क्या करा है, पैसा बोरो करा है। अच्छा ये नीचे वाला आरडीबी वाला जो पॉइंट है किसके लिए होता है, सिर्फ एफआई और क्यूएफआई के लिए होता है। तो अपना अल्टीमेटली बस एक ही बनता है, ये वाला 4% और 9% वाला। तो अपन जो है कहाँ कहाँ पहुंच गए, डायरेक्टली अपन जो है इधर आ गए थे। इजी है ना। एक शिप कार्गो कंपनी है, नीदरलैंड की है, ऑपरेटिंग इट शिप टू और फ्रॉम कोचिन। तो बेसिकली कोचिन से जब क्या गई, ये कोचिन से जब सामान बाहर लेके गई, तो इसने कितना फ्रेट कलेक्ट करा, 85 लाख का, प्लस डिमरेज कलेक्ट करा 5 लाख का, प्लस हैंडलिंग चार्जेस कलेक्ट करे 2 लाख के। तो 85 + 5 + 2 पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स शिप्ड एट कोचिन। तो अगर आप इंडिया से बाहर लेके जाते हो, तो सारा का सारा पैसा जो भी आप कलेक्ट करते हो, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में इनकम एसेस करनी पड़ेगी। आपने खर्चे करें 35 लाख के ड्यूरिंग द ईयर फॉर ऑपरेटिंग इट्स फ्लीट्स, खर्चे करें उसको हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स शिप्ड एट नेदरलैंड, नेदरलैंड से जो गुड्स इधर आए थे इंडिया में, तो वही इनकम आपकी जो है क्या होती है, इंडिया में टैक्स होती है, जो आपने इंडिया में रिसीव करी है। इट रिसीव 50 लाख, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 85 + 7 + 50 लाख। अगर मैं 7.5% करूंगा, तो मेरा इनकम कितना निकल के आएगा, 10.65 लाख। 10.65 लाख पे आप 40% टैक्स रेट लगाओ, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 443040। तो बस मुझे ये पूछ रहा है कि भाई टैक्स लाइबिलिटी बता दो आप, टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी। तो आपने सेक्शन पढ़ रखा है 44, कहाँ गया, ये रहा।
अरे नहीं, 44 बीबीए क्या पहले आपने सेक्शन पढ़ा था? अरे 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 अरे, कहाँ गया? देखो ये रहा, 44 बीबीए होता है एयरक्राफ्ट का, और ऊपर अपन ने देखा था क्या? 44 बी रेगुलर शिपिंग बिजनेस, जहाँ पर क्या करते हैं अपन 7.5% अपनी इनकम को जो है डीम करते हैं। तो अपने केस में अपन ने क्या देखा, जो भी मेरी रिसिप्ट थी उसका मैंने 7.5% इनकम निकाली। कितनी है इनकम? फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली? क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी है तो फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट लगती है 40%, प्लस मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दिया। तो आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगा 443040। इजी। अब देखो आगे, देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स अ फॉरेन नेशनल एंड सिटीजन ऑफ यूएसए। मिस्टर एक्स है फॉरेन नेशनल एंड सिटीजन ऑफ यूएसए, वर्किंग विद एम इनकॉर्पोरेशन यूएस बेस्ड कंपनी, केम टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर रेंडिंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। इंडिया में आया सर्विसेज देने के लिए। ही विशेस टू क्लेम हिज सैलरी इनकम अर्न ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया एज एग्जेम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस कंपनी के बिहाफ पे वो काम करने आया है उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है। नंबर 2, उसका इंडिया में स्टे 90 दिन से ज्यादा नहीं है। एंड नंबर 3, रेमुनेशन शुड नॉट बी लाइबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंपनी कंपनी का इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बेसिकली जो उसकी इनकम है जो उसने इंडिया में कमाई है सर्विसेज देके वो एग्जाम कर ली जाती है। लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है। देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स शुड नॉट बी इंगेज इन द ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये दे रखा है ऑड वंस आउट। ये बोला था कि कौन सी कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल। तो बेसिकली ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, ये वाली फुलफिल करनी है, ये वाली फुलफिल करनी है। बी वाली अपने को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा क्या? बी फॉर बॉल। ये एग्जाम्पशंस ऑफ एनआर में पढ़ रखा है आपने। फिर देखो क्या दे रखा है, मिस्टर रणवीर अ नॉन रेसिडेंट अर्न इंटरेस्ट इनकम ऑफ 6,20,000 ऑन द बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी अंडर द स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच वर परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी। मैंने आपको बता दिया, फॉरेन करेंसी में परचेज करते हो तो क्या होता है, 115 एसी लगता है, 10% टैक्स लगता है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो टैक्सेबल कितने पे होगा? 10.4% पे जाएगा। अभी अपन ने 115 एसी देखा था, राइट। फिर देखो क्या रखा है, मिस्टर गणेश इंडिया का सिटीजन है, इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी यूएसए। यूएसए में इंडियन एम्बेसी में काम करता है। वो नॉन रेसिडेंट है करंट ईयर में, उसको जो है सैलरी और अलाउंसेस मिले। तो आपको पता है कि जो सैलरी मिलती है वो उसकी टैक्सेबल होगी, जो अलाउंसेस और परक्यूजर मिल रहे हैं वो उसके एग्जाम हो जाते हैं। तो सैलरी रिसीव्ड बाय गणेश टैक्सेबल हो जाएगी, और जो अलाउंसेस और परक्यूजर मिलते हैं वो उसके क्या होते हैं, बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम कर दिए जाते हैं। आगे बढ़े। अब देखो क्या बता रखा है, समरथ अ रेसिडेंट इंडियन, समरथ रेसिडेंट इंडियन हैज अर्नड एन इनकम ऑफ US dollars equivalent to 4 lakh in the previous year 23-24 by way of lump sum consideration for copyright of a book being a work of literary nature from a publisher in country with which India does not have DTAA। आपने जो 4 लाख की रॉयल्टी इनकम कमाई है करंट ईयर में। आगे देखो क्या कह रहा है, द सेम हैज बीन टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 5% इन कंट्री। बाहर कंट्री पे इस रॉयल्टी इनकम पे 5% टैक्स लगा है। द अमाउंट हैज बीन रेमिटेड टू इंडिया। अच्छा, हिज ग्रॉस टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स कितनी बन रही है, इसकी जीटीआई बन रही है 7 लाख की। 80 क्यूक्यूबी में आपको पता है रेसिडेंट इंडियन को 3 लाख की जो है क्या मिलता है, 3 लाख का डिडक्शन दे दिया जाता है। इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम कोई 4 लाख। 4 लाख की इसकी इनकम पे टैक्स कितना बनेगा, नील। 4 लाख की इनकम पे इसका टैक्स बनेगा नील। तो क्या मुझे कोई रिबेट, क्या मुझे कोई सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका इंडिया में टैक्स नहीं बन रहा, तो आपको रिलीफ मिलेगी नील। तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली व्हाट वुड बी द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 91। हम बताएंगे नील, क्योंकि इंडिया में इसका कोई टैक्स नहीं बना, तो रिलीफ कहाँ से देंगे हम। फिर देखो क्या रखा है, एडवांस रूलिंग का मतलब है डिटर्मिनेशन डिसीजन बाय द बोर्ड एज टू वेदर एन अरेंजमेंट व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय अ पर्सन इज एन आईएए फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेंट क्या हो सकता है, या तो रेसिडेंट हो सकता है, फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ये मैंने पढ़ी रखा है। ये वाली कंडीशन ये, या तो वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक अल्फा लिमिटेड कंपनी है जिसकी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई थी 34 लाख से ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। अच्छा, ये जो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है, क्या इसमें से मुझे चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे? आपने पढ़ रखा है, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो डिडक्शन चैप्टर 6 से कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनहांस इनकम। तो अपन ने वो केस देखा था ना कि भाई 10 डबल में क्या डिडक्शन ले लें इसका। अच्छा, इनकम बेस्ड डिडक्शन मुझे ज्यादा मिल जाएगा क्या? तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगाने के बाद आपकी जो इनकम बढ़ती है उस पर आपको जो है कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाता। तो देखो क्या देखा, डिडक्शन चैप्टर 6 से कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनऑब्जर्व्ड इनकम। अब देखो क्या रखा है, 2 यूनिट है, एक कंपनी की 2 यूनिट है। यूनिट 1 इज इंगेज इन पावर जनरेशन बिजनेस, मतलब बेसिकली आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उस पर आप 100% रिडक्शन क्लेम कर रहे हो। यूनिट 2 इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वायर्स। अच्छा, बोथ द यूनिट्स वर सेटअप इन कर्नाटक इन द ईयर 23-24 करंट ईयर में 20 लाख मीटर्स ऑफ वायर आर ट्रांसफर फ्रॉम यूनिट 2 टू यूनिट 1 एट 125 पर मीटर। तो यूनिट 2 से यूनिट 1 में ये तो मतलब बेसिकली यूनिट 1 ने क्या करा है, यूनिट 1 ने जो है 20 लाख मीटर्स ऑफ वायर परचेज करा है कितने पे, 125 पर मीटर पे। जबकि मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, मार्केट प्राइस चल रही है 180। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई आपने जो है परचेजेस कर रखी है, और परचेजेस जो है आपने कम प्राइस पे करी है, परचेज जो है आपने बेसिकली कम प्राइस पे करी है। तो यूनिट 1 जो एलिजिबल बिजनेस है उसमें आपने जो है परचेज कम प्राइस पे करी, मतलब आप इनकम ज्यादा करके दिखा रहे हो, आप इनकम जो है ज्यादा करके दिखा रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे।
अच्छा, इस केस में क्या लगेगा, इस केस में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर वाले प्रोविजन लगेंगे, जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है तो अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाते हैं। तो इधर 20 करोड़ से ज्यादा ही है, 20 लाख, 20 लाख मीटर इंटू 180 माइनस 125 करोगे तो 20 करोड़ से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन जो आपने पढ़ रखे हैं, एसडीटी जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं। तो अपन कहेंगे कि बिल्कुल ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अटैक करे जाएंगे। फिर तो क्या रखा है, वाई लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया के अंदर पी है। अच्छा, पी का नाम क्या है, जेड है, पी का नाम एक्स है। ओके, जेड और नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने क्या करा, 900 करोड़ का क्या दिया है, बेसिकली 900 करोड़ का लोन दिया है। ब्याज कितना है, 10% है। अच्छा, इस पी का एबिटा कितना है, 150 है। तो आपने पढ़ रखा है 94 बी के अंदर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो 30% ऑफ एबिटा तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। एबिटा कितना है मेरा, अगर आप देखोगे एबिटा 150 करोड़, तो 150 करोड़ का 30% करोगे तो आ जाएगा 45 करोड़। आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बनता है, 900 का 10% कितना हो गया, 90। लेकिन अलाउ कितना करा जाएगा करंट में, सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़। फिर आगे देखो, एक कंपनी ने जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करे, पेनल्टी कितनी लगेगी। तो आपको पता है कि भाई एक तो 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, मतलब इसको तो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है। और इसी तरह से 2% वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दिखा दें आपको 271 जी, दिखा देते हैं, देखो 271 जी। तो 271 जी में नीचे दे रखा है मैंने, ये रहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करा तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं कराया तो 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, बोथ ए और सी। अब देखो ये पूछ रहा है कि भाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एएलपी shall be the arithmetical mean of all the values included in the data set irrespective of the number of entries in the data set। तो मतलब irrespective of number of entries in the data set में arithmetical mean कब लगेगा, तो आपको पता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर आप जो है रेंज मेथड को यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर आप जो है रेंज मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हमेशा ही क्या लगेगा, हमेशा ही जो है अर्थमेटिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इवन दो आपकी जो एएलपी है वो 6 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो कितनी भी एएलपी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि भाई प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर हमेशा क्या लगेगा, अर्थमेटिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। और ये मैंने आपको लिखा भी रखा है, अगर आप नोट्स में देखोगे तो रेंज कॉन्सेप्ट में अगर आपको लेके चलूँ मैं, रेंज कॉन्सेप्ट तो ये रहा कि भाई अगर आपकी एलपी अप टू 5 है तो अर्थमेटिकल मीन लगता है, और 6 उससे ज़्यादा है तो रेंज कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में अगर आपकी जो बेसिकली एलपी 6 या उससे ज़्यादा है फिर भी क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल मीन लगेगा। ये अपने नीचे लिख रखा है, देखो ये रहा, रेंज कॉन्सेप्ट किस पे नहीं लगता, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे नहीं लगता, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे नहीं लगता। डन, ये वाला पॉइंट हो गया। आ जाओ आगे। अब देखो क्या बता रखा है, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर 1047 ने क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है 5 लाख का टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री। तो सामने वाली कंट्री की जो सामने वाली कंपनी है उसके हाथ में इनकम कितने पे टैक्सेबल होगी, उसके हाथ में इनकम बेसिकली टैक्सेबल होगी कितने पे, 5% पे, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 5 प्लस 4 कहाँ लिखा है, आ जाओ आपको दिखा देते हैं। 115 एसी के पहले दे रखा है मैंने, आपको हो गया 115 एसी के पहले चलते हैं। देखो ये रहा कि भाई अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, एनआर या फॉरेन कंपनी को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, तो उसके हाथ में टैक्सेबल कितने पे होगा, 5% पे होगा। तो करंट केस में यही हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख का, टैक्सेबल कितने पे होगा, 5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो गया, 5.2। फिर आगे देखो क्या रखा है, द फॉरेन कंपनी जो है खर्चा करा है 12,000 का फॉर अर्निंग सच इंटरेस्ट, कोई काम का नहीं है। द फंड ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख, द फंड ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख टू मिस्टर फ्रैंक हु इज अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री ए एनजेए। तो आपको पता है कि भाई अगर आप पेमेंट करते हो किसी ऐसे पर्सन को जो एनजेए के अंदर लोकेटेड है तो आपको टीडीएस कितने रेट पे काटना पड़ता है, रेट स्पेसिफाइड और 30% विच एवर इज हायर। बेसिकली 5% और 30% विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 31.2%। ईजी है। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ एप्स, अब ये थेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं आगे, ठीक है, तो अगर आपने एक्शन प्लान पढ़ रखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विच एक्शन प्लान डील्स विद एमएलआई, इसलिए आपका एक्शन प्लान 15 होता है। अच्छा, व्हाट आर द वेब सेक्शन प्लान्स, तो विच आर द वेब सेक्शन प्लान बेस्ड ऑन फंडामेंटल पिलर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये थेटिकल क्वेश्चंस है, इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एग्जाम में टेस्ट नहीं करने वाला। बहुत रेयर है, रेयर का मतलब ये कि 4 5 6 अटेम्प्ट में हो सकता है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाए, अदरवाइज ये नहीं आने वाला। तो इतना दिमाग मत लगाना, आपके जो बेसिक वेब्स में अपने एक्शन प्लान पढ़ रखे हैं अगर उतना पढ़ रखा है आपने, पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट आर द वेब सेक्शन प्लान बेस्ड ऑन द फंडामेंटल पिलर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कौन कौन से अपने हैं, एक्शन प्लान 5 है, 11 है, 12 13 14 है। अच्छा देखो क्या देखा है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट के फॉर्म क्या है, सारे के सारे फॉर्म है, पार्टिसिपेशन एग्जाम्पशन रिजिम्स, मिसयूज ऑफ एफटीसी, क्रिएशन ऑफ टू डायरेक्शंस फॉर सिंगल बोरोवर या जनरेशन ऑफ डायरेक्शंस विदाउट करस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन। कैटेगरी सी चैप्टर है, कैटेगरी से सी चैप्टर है, थेटिकल टॉपिक्स दे रखे हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के, बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो रेयरली पूछेगा, तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इनको रट लेना। ये 3 एमसीक्यू अपने दे रखे हैं, इनको रट लेना, अगर रिपीट हो जाए तो आपको फायदा हो जाएगा। बाकी अपन ने क्या करा है, अपन ने बेसिकली सारे एक्शन प्लान समझ रखे हैं, सारे एक्शन प्लान के नाम, ठीक है, नंबर एंड उनका जो कंसेप्ट अगर आपको वो पता है
पर्पस आपका सॉल्व हो जाना है। फिर देखो क्या रखा है, एप्लीकेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज। भाई वाइल इंटरप्रेटिंग द ट्रीटी एंटर इनटू बाय इंडिया विद कंट्री पी द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर वाज रिलाइड अपॉन। ये कहाँ पर होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, अपने हिसाब से अपने नोट्स में भी देख रखा है। दिखा दें आपको, देखो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, देखो यार सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट में नीचे आ जाओगे तो ये दे रखा है कि भाई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ट्रीटी टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन, एग्जांपल स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ये टैक्सेशन जो है ना, ये देखो थोड़ा सा नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके आपके सिलेबस में। May 24 में हो सकता है आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये वाले जो 3-4 एमसीक्यू है ना, ये जो 3-4 एमसीक्यू है, अनलेस कि आपने समझ नहीं रखा होगा टॉपिक, आपको नहीं आएंगे। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है, जो भी नई चीज़ आई है उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप क्या करना, कल या परसों में उस वीडियो को देख लेना नवंबर 24 के लिए। जब आप जैसे ही आप उस वीडियो को देख लोगे, ये सारे के सारे जो है आपके एक एक सेकंड में टिक हो जाएंगे। तो अभी कराने का मतलब नहीं है, अभी कराने का मतलब नहीं, क्योंकि अभी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने ये सब नहीं कर रखा होगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, 1000 में से शायद ही एक बच्चा हो जिसने ये कर रखा हो। सो डोंट वरी, अपन क्या करेंगे, 1-2 दिन में मैं जो है इसको पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा, विद इन आधे घंटे में। और उसके साथ साथ बेसिकली आप जो है ये भी कर लेना, अगर ये कर लोगे तो आपका जो है एक एक सेकंड में एमसीक्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब एक अपना बच रहा था डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो मैंने इनिशियली एक बार होल्ड पे डाला था। अपन वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के 1-2 एमसीक्यू थे ना, वो भी देख लेते हैं। टीडीएस के पहले अपन ने होल्ड करे थे जो, देखो ये रहा। 2 एमसीक्यू कर लेते हैं। एबीसी एंड कंपनी एंड पीक्यूआर कंपनी आर टू नॉन रेसिडेंट एंटिटीज बेस्ड इन कंट्री ए एंड कंट्री बी। दोनों क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। दोनों क्या है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अज्यूम करो ये क्या है, अमेजोन है, ये क्या है, फ्लिपकार्ट है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम सच सेल हमें बता रखा है कि जो एबीसी एन कंपनी है उसने क्या करा है, उसने रेसिडेंट इंडिया को 138 लाख का माल बेचा है। और रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सन टू पर्सन रेसिडेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसको जो है 285 का माल बेचा है। लेकिन 285 में से जो 63 लाख का माल बेचा है वो ऐसे बंदों को बेचा है जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है। तो आपको पता है कि भाई ईएल ईएल कब अट्रैक्ट हो जाता है, ईएल बेसिकली अट्रैक्ट हो जाता है जब बेसिकली आपका जो रिसिप्ट है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो। इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का 138 लाख प्लस 63 लाख कितना हो गया, 201 लाख हो गया, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, ईएल 2% पे कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से पीक्यूआर की बात करोगे तो पीक्यूआर का 126 प्लस 30 73 करोगे तो बेसिकली 199 आता है, 2 करोड़ से कम है। तो उस केस में बेसिकली जो है इसका ईएल अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये रहा 165 ए और 165, ये रहा 165 ए। तो ईएल कब चार्ज होता है, ईएल शैल नॉट बी डिवाइड अगर सेल टर्नओवर ग्रॉस एसेट जो है बेसिकली 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, ईएल 2%, ईएल एट द रेट ऑफ 2% कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस केस में 2 करोड़ से कम है, ईएल लगाने की जरूरत नहीं है। इधर 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, बेसिकली ईएल लग जाएगा। तो आंसर क्या लगेगा, ईएल इज अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ एबीसी, और इसके हाथ में जो है ईएल अट्रैक्ट नहीं होगा, पीक्यूआर कंपनी के हाथ में ईएल अट्रैक्ट नहीं होगा, सिंपल। देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, मिस्टर राजेश सर रेसेंट इंडियन इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड बैंगलोर इन एडिशन टू द सैलरी इनकम फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, उसकी क्या है, एफडी की इनकम भी है। एक मैसेज पीक्यूआर इनकॉर्पोरेशन है फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के अंदर पी नहीं है, उसकी ग्रॉस रिसीट कितनी दे रखी है, 1.8 करोड़ दे रखी है। रेंडेड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू मिस्टर राजेश, जिसके लिए राजेश ने जो है 2 लाख का पेमेंट कराया। तो आपको पता है कि भाई 165 में अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हो, तो आपको ईएल काटने की जरूरत नहीं है। तो इधर बेसिकली मेरा ईएल लगेगा नहीं 165 में, और 165 ए भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो उसकी रिसिट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिसिट है, वो 2 करोड़ से क्या है, कम है। तो बेसिकली आपको जो है ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू ईएल। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बेसिकली पॉइंट नंबर डी। तो क्या पॉइंट नंबर डी ओनली, पॉइंट नंबर दिस, द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू ईएल। तो अपना फाइनली सारे एमसीक्यूज हो गए, राइट। सारे अपने सारे एमसीक्यूज देख लिए। अब आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है क्विकली एमसीक्यूज रिवाइज हो जाए। अगर ये एमसीक्यूज में से वैसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर रिपीट हो गए तो आपके बल्ले बल्ले है। ऑलराइट गाइस, सो अगेन नवंबर 24 के लिए मेरी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, May 25 के लिए मेरी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी फॉर सीए फाइनल। अगर आपको जो है सब्सक्राइब करना है तो आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, जाके परचेज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको जो है नवंबर 24 का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए, जिसके अंदर मैंने 35 घंटे में 40 घंटे का कमिटमेंट था, लेकिन 35 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, पूरा क्वेश्चन बैंक अपन ने सॉल्व करा है। अगर वो परचेस करना है तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। नंबर 3, अगर आपको May 25 की क्लासेस परचेस करनी है, May 25 ऑनवर्ड्स अगर आपको क्लासेस परचेस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, क्लासेस भी परचेस कर सकते हो डीटी की, फ्रॉम वन एंड ओनली सीए रोहन गर्ग AIR 5। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।